अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह भी कुछ सोचते हुए गुजरी है, जैसे कि रोज़ाना की सुबह सोचते समझते हुए परखते हुए जांचते हुए गुजरती है। तो आज मैं ये सोच रहा था कि बहुत मर्तबा हमारी ज़िंदगी में हमारे मुल्क से मुताल्लिक ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिनको हम कहते हैं शॉकिंग मोमेंट्स। अब जैसे जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है, एक हंगामा आराई की कैफियत है, सारी पार्टियां बमुकाबला एक पार्टी फौज तलब कर ली गई, अवाम और फौज आमने सामने, इदारे जो है सुप्रीम कोर्ट, सियासतदान, वो सब पार्लियामान और अदलिया आमने सामने, सब एक दूसरे के आमने सामने हैं और उसमें एक खिचड़ी सी पकी हुई है और सब यूँ लग रहा है कि बस अपनी बात को मनवाने के लिए और अपनी बात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब बहैसियत एक आम इंसान, आम तो खैर क्या कहूँ, हम ठीक है टेलीविज़न पर आते हैं, हमारी बात लोग सुनते हैं, तो हम फिर भी उन आम इंसानों से थोड़ा सा हटके हो जाते हैं। थोड़े से यूँ कह रहे हैं ना, लोग हमें खवास में शामिल कर लेते हैं कि भाई आप तो टीवी पर आते हैं, आप तो एंकर हैं, आप तो फलाना ढिमकाना। हालांकि उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये कि चलो, लेकिन बहैसियत इंसान अगर आप सोचें या बहैसियत एक शहरी अगर आप सोचें तो ये एक बड़ा शॉकिंग मोमेंट है। गुज़िश्ता 2 दिनों से जो कुछ भी हो रहा है, जब आप उसके विजुअल्स देखते हैं, जब आप सोशल मीडिया देखते हैं, इंटरनेट बंद, ये एक अजीब मामला, ये शॉकिंग मोमेंट है। अच्छा, ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स अक्सर हमारे मुल्क की जो तारीख़ है उसमें आते रहे। मतलब अगर मैं कराची की बात करूं तो जो सूरत हाल हमने 12 मई पे देखी थी, आज क्या 11 मई है ना, तो 12 मई को हमने एक सूरत हाल देखी थी कराची में। उस वक्त मैं शॉक्ड था कि ये क्या हो रहा है, कैसे जो है वो लोग इस तरह दंदनाते फिर रहे हैं, मारते फिर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। या फिर बेनज़ीर भुट्टो उस सिचुएशन में भी फौज नहीं आई थी, फौज को नहीं तलब किया था। वहाँ पर तो सिविलियन हुकूमत सबको खुला छोड़ दिया गया था। मुशर्रफ साहब ने उस वक्त ऐसा खुला छोड़ा था सबको, मतलब एक डिक्टेटर उस वक्त लहराया था अपना, काबिज थे, एक डिक्टेटर काबिज था मुल्क पे, और उस वक्त भी फौज को तलब नहीं किया था। वो खुला छोड़ने की एक वजह ये होती है कि आवाम और फौज, इनमें होता है एक ऐसा रिश्ता कि दोनों एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। इन दोनों को अगर कभी आमने सामने कराने की कोशिश की गई तो ये एक डिजास्टरस फैसला होता है और दोनों के घरों से जनाजे भी निकलते हैं। ये बात कल भी मैंने वैसे शहबाज शरीफ साहब से अपील की थी कि इस चीज़ को ज़रा मलहूज़ खातिर रखें कि कुछ सूबों की डायनामिक्स बाकी पाकिस्तान के या शहरों के डायनामिक्स कुछ बाकी पाकिस्तान के इलाकों से मुख्तलिफ होते हैं। वहाँ पर कल्चरल प्राइड ली जाती है असलहे को। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें पहले से प्रीएम्प्ट कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें वो तो हीट ऑफ द मोमेंट में हमने बुला लिया और फिर ये हो गया। फिर नहीं हो जाता, ये सोच के समझ के इस तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, मैं तो बात कर रहा हूँ एक आम इंसान क्या सोचता है, वो शॉकिंग मोमेंट जो है, हर मोमेंट पे वो पिछले से ज्यादा हैरान होता है, इससे ज्यादा हैरत अंगेज मोमेंट नहीं आएगा, इससे ज्यादा फिर आ जाता है और फिर कुछ और नहीं आता है। बिल्कुल। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब शहादत हुई थी उस वक्त अगेन आई वाज शॉक्ड, क्योंकि उसके बाद 2-3 दिन तक जो कुछ इस मुल्क में होता रहा और उस दिन ख़ास तौर पर जो कुछ इस मुल्क में हुआ, जो लूट मार का बाजार गर्म हुआ। मैं तो खैर कराची की बात करूंगा, मैं वहाँ पर था, रिपोर्टिंग हम कर रहे थे और उस वक्त हमने जो कुछ देखा कराची से ज़्यादा गहरा था ना। तो लेकिन ये नहीं है कि इसका मतलब ये हुआ कि उनका कोई फॉलोअर है या वो बाकी मुल्क में नहीं एग्जिस्ट करता। वो हर तरफ ही इस किस्म की एक कैफियत तो बन गई थी। अच्छा, फिर अब अगर हम पिछली जनरेशन की बात करें तो जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई होगी उस वक्त लोग शॉक हुए होंगे कि ये क्या हुआ है। नोबडी कैन इमेजिन कि ये क्या होता है। अच्छा, दूसरे मुल्कों में भी ऐसे मामला हम देखते हैं भाई, जैसे अरब स्प्रिंग में इजिप्ट में लोग उस वक्त सोच रहे होंगे ना कि ये क्या हो रहा है, या श्रीलंका में जब सारे लोग बाहर आ गए थे उस वक्त लोगों के लिए वो एक शॉकिंग मोमेंट होगा, या जब तुर्की में एर्दोगान साहब मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई और लोग सड़कों पे टैंकों के आगे लेट गए। तो ये शॉकिंग मोमेंट्स कितनी मर्तबा हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हम बस शॉक्ड ही रहते हैं और हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, और बस हम दुआ करते हैं कि कुछ ऐसा ना हो कि जो कि कुछ गलत हो जाए। वो तो लेकिन बस जैसे 1971 जब हुआ था तो उस वक्त लोग शॉक्ड होंगे कि ये क्या हुआ। तो एक बहुत ही बड़ी क़यामत थी जो कि इस मुल्क पे गुजरी। लेकिन वही आपकी बात, हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई शॉकिंग मोमेंट आता है, हम कहते हैं कि नया आता है भाई। बिल्कुल, कुछ नई कोई चीज़ आती है और हम कहते हैं कि अच्छा चलो ये भी है। तो बस अल्लाह हमें शॉकिंग मोमेंट से बचाए और कुछ ऐसा करने की तौफीक दे कि जिससे हम एक स्टेबल जो रास्ता है ना उसके ऊपर चलना शुरू हो जाए। वो स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती तो दिल घबराता है, डरता है इंसान। बस ये डर था जो आज ऐसे ही मैंने सोचा कि आपके गोश गुजार कर दिया जाए।
ये डर है, वो मतलब मुझ जैसे आदमी में भी डर है, सोचे आउट ऑफ एवरीवन मी, मुझ में भी डर है। बहरहाल खबरों की तरफ चलते हैं और 60 सेकेंड न्यूज़ देखते हैं कि दुनिया में और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मुल्क दुश्मन अनासिर फौरी बाज आ जाएं, शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। दुश्मन जो 75 साल में न कर सका वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े गिरोह ने कर दिखाया, ISPR। अलकादिर ट्रस्ट केस, इमरान खान का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर, 17 मई को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान हाउस से गिरफ्तार। PTI के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां जारी, असद उमर और फवाद चौधरी भी गिरफ्तार। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पंजाब, KP और इस्लामाबाद में फ़ौज तलब, फैसलाबाद में रेंजर्स तैनात। पेशावर में पुलिस और PTI कारकुनान में झड़पें, 4 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई में कवानीन का एहतराम किया जाए, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस। एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान से मुंतकिल नहीं होगी, PCB ने वाज़े पैगाम दे दिया। लंदन पुलिस ने एवनफील्ड और नवाही शाहराहों पर एहतजाज करने पर पाबंदी आयद कर दी। और तुर्किया में इंतखाबात से कबल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 45% तक इजाफा कर दिया गया। जी, ये थी 60 सेकेंड न्यूज़। अब देखें टेंशन कितनी है, इस कदर शदीद स्ट्रेस से भरपूर खबर कि भाई पाकिस्तान का क्या होगा एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, क्या हो गया। हाँ बिल्कुल टेंशन है भाई। हाँ, एशिया कप और वर्ल्ड कप तो बस अल्लाह करे कि एक ऐसे पाकिस्तान में खेला जाए कि जहाँ पर पाकिस्तानी उसको एंजॉय कर सके, उनको ये टेंशन ना हो कि यार सुबह दफ्तर जाना है, होगा, इंटरनेट चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, रास्ते बंद हैं, कहाँ से गुजरूं, सुबह ऑफिस जाना है, बच्चों ने स्कूल पहुंचना है, तो कहीं एग्जाम पोस्टपोन तो नहीं हो गए, स्कूल जाना है या नहीं जाना। नहीं, वो तो खैर वो सितंबर अक्टूबर में होगा ना, उस वक्त तो नहीं। वैसे मतलब वर्ल्ड कप जो है कोई पता नहीं है। अगर ये इस किस्म की सिचुएशन, हम स्ट्रेस में ही है ना, पिछले 1 साल से स्ट्रेस में ही है। अगर कोई इनकार करता है इससे तो उसके आसाब पर जो है वो कुछ और सवार है। मैं प्लीज आपको रोकूंगा, सख्ती से रोकूंगा मैं। हाँ। इस तरह की गलत बयानी मैं नहीं चाहता हूँ कि आप टेलीविजन पर बैठ के, खासतौर पर मैं बराबर में बैठा हुआ वो करें। पिछले 1 साल से आप स्ट्रेस में, पूरा कौम भाई 75 साल से स्ट्रेस में हम नहीं, हम पिछले 1 साल से तो बहुत स्ट्रेस आ जाता है, हर थोड़े दिन में स्ट्रेस आ जाता है। कंपेयर डाउन प्ले नहीं करें ना इस सारी सिचुएशन। नहीं, 75 साल से हम स्ट्रेस में, वो क्या कहते हैं हम पिछले पिछले नाजुक मोड़ से गुजर रही है, तो हर दफा ये कहने की बात है, ये है कहने की बात है, तो हर दफा कुछ ना कुछ हो जाता है ना, उस हर दफा उस कुछ ना कुछ होने का एक पीरियड होता है। अब ये पीरियड जो इस दफा चल रहा है वो 75 साल से नहीं चल रहा, ये पीरियड पिछले साल शुरू हुआ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। इससे कोई अग्री करे या डिसअग्री करे ये उस पर है। मेरा अपना ये ओपिनियन है कि ये पिछले 1 साल से जो इस मुल्क में हो रहा है, आप हर चीज़ की तरफ देखें ना, आप सिर्फ सियासत को ना देखें, छोड़ें सियासत, इमरान क्या कर रहा है या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं। आप ये देखें कि पेट्रोल आपका कहाँ था, आपका डॉलर किधर था, आपके स्टूडेंट्स बाहर जा रहे थे, आपको वीज़े अब लगेंगे नहीं लगेंगे, आप खुद को सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी इतनी, इलेक्शन नहीं हो सकते, इतनी दहशतगर्दी है, इलेक्शन नहीं हो सकते। फवाद चौधरी साहब ने कल एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की थी बिफोर ही वेंट इनटू द कस्टडी ऑफ पुलिस आफ्टर कितने घंटे, 11 घंटे मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में वो बैठे रहे, 12 घंटे वो बैठे रहे। उन्होंने ट्वीट की कि अब जब बुला ही लिया है तो इलेक्शन भी कराई दो। ये मैंने की थी ट्वीट, ये उन्होंने भी की थी, मैंने की थी, उन्होंने मेरी चुराई होगी बस यही है। फवाद साहब क्या कर रहे हैं आप देखें, मैं इसको क्रेडिट दें, थोड़े दिन पहले बुला के इलेक्शन करा देते यार। हाँ, पहले बुला के नहीं ना 14, अब कहते हैं अब जब आ ही गई है तो लगे हाथों करा दो। असल में मैं जिस तरफ स्ट्रेस की तरफ लेके जाना चाह रहा था वो तो क्रिकेट का तो स्ट्रेस है, लेकिन मैं जो आपको स्ट्रेस की तारीफ क्रिकेट में भी देखें टेंशन क्या है, वो यहाँ आएंगे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, हम वहाँ जाएंगे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये एक अलग स्ट्रेस है। मतलब हम ममालिक के आपस के जो मामलात हैं ना वो बेहतर बना सके, ना तुम समझो ना हम समझो, ऐसे कुछ है। कभी हम में तुम में करार था, वैसे ये हम में तुम में करार बहुत था पहले। देखिए ऐसा ही होता है। जरा उन वज़ीर आज़म की बात करते हैं कि जिन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान में। हाँ, ये बहुत सारे वज़ीर आज़म गिरफ्तार हुए हैं हमारे यहाँ पर। शुरू करते आगाज कर लेते हैं। पहला नाम जो आता है वो है जनाब हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब का। वो पाकिस्तान के 5वें वज़ीर आज़म थे। जनवरी 1962 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, कराची की जेल में कैद तन्हाई में रखा गया और बाद में सियासत से नाअहल कर दिया गया। बाय बाय। फिर उसके बाद एक और ऐसा बड़ा लीडर कि दैट वाज अ नेशनल ट्रेजेडी, अगर हम उसकी बात एक तरह से करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको कत्ल के इल्ज़ाम में 1977 में गिरफ्तार किया गया और बाद में उसी इल्ज़ाम के तहत
तख्तेदार उनका मुकद्दर बना। ठीक है, अच्छा फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात कर लेते हैं। ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ के दौर में अगस्त 1985 में वो पाकिस्तान आई, उन्हें 90 रोज़ के लिए हाउस अरेस्ट कर लिया गया और अगस्त 1986 में फिर एक बार फिर उन्हें कराची में गिरफ़्तार किया गया। फिर अप्रैल 1999 में वो मुल्क से बाहर थी जब उन्हें 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। बिल्कुल, तो ये भी हुआ था। फिर मुल्क के एक और वजीर आज़म जिनका मशहूर जुमला मुझे क्यों निकाला, हाँ, वो जिससे पूछ रहे थे और वो क्या पूछ रहे थे ये हम सब जानते हैं। नवाज शरीफ साहब को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाने के बाद कैद में रखा। वो बाद में सऊदी अरब चले गए, लेकिन सितंबर 2007 में उन्होंने वापस आने की कोशिश की तो एयरपोर्ट पर ही चंद घंटे उन्हें हिरासत में बिठाया गया, रखा गया, फिर उन्हें वापस जद्दा भेज दिया गया। अच्छा, फिर अगर बेनज़ीर साहिबा की एक और बात मैं आपको बता दूं, नवंबर 2007 में बेनज़ीर साहिबा को एक हफ्ते के लिए हाउस अरेस्ट में रखा गया था ताकि वो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च में शिरकत ना कर सके। फिर नवाज शरीफ साहब पे वापस गेम आती है। वो पिंग पोंग की बॉल है। हाँ, तो उस वक्त तो ऐसे उस वक्त तो 2 पार्टियां थी ना, तो एक दूसरे के साथ जो भी हो रहा था, तीसरी पार्टी आई है तो तीसरी पार्टी आई है तो अब देखिए ये तो होगा, वो क्या था, ये तो होगा। वो दोनों कहते थे भाई ये तो हमारी टेरिटरी है, ये तीसरा आया कैसे, तो अब इसको कट बार करें। अच्छा, नवाज शरीफ साहब बाहर आला, आप स्टोरी की तरफ आते हैं। नवाज शरीफ साहब को दोबारा जुलाई 2018 में गिरफ्तार किया गया। तब उन्होंने वो अपना मशहूर ज़माना जुमला कहा था, मुझे क्यों निकाला। उन्हें नैब कोर्ट ने करप्शन के इल्ज़ामात में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी और 2 माह बाद उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई थी। फिर दिसंबर 2018 में उन्हें करप्शन के एक और मुकदमे में 7 बरस की सज़ा सुनाई गई और 2019 में उन्हें सेहत के मसाइल की वजह से मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई और फिर वो मुल्क वापस नहीं आए। अच्छा, और फिर जुलाई 2019 में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, नैब ने उन्हें गिरफ्तार किया था। 2 साल वो अडियाला जेल में गुजारे थे उन्होंने। 27 फरवरी 2020 वो फिर जमानत पे रिहा हुए थे। बिल्कुल, और फिर मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ्तारी के अमल से गुजर चुके हैं और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 माह तक कोट लखपत जेल में रखा गया। और फिर अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो जो हैं इस फहरिस्त के आखिरी तो नहीं, जो लेटेस्ट है, आखिरी तो पता नहीं अगला वज़ीर आज़म जो भी हो गया आगे जो भी आते रहेंगे मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन इस फहरिस्त में जो लेटेस्ट एंट्री है कि आखिरी हूँ। हमारी दुआ अलबत्ता ये है कि इस निज़ाम में विक्टिमाइजेशन में ये वज़ीर आज़म आखिरी हो। अच्छा, इसमें हमने सुदूर की बात नहीं की। हाँ, मतलब ये हमने वज़ीर आज़मों की बात की है। आसिफ अली जरदारी साहब का केस, मशहूर तरीन केस जिसमें उनको रखा गया, ज़बान उनकी काटी गई, ये सारा भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। और फिर इसके अलावा बिल्कुल, और फिर वही मैंने कहा लोगों को हम क्लियर कर दें, उन्होंने वो ये ना समझे कि भाई सदर साहब की बात, वो उसकी जरदारी साहब की बात क्यों नहीं की, वो सदर थे और सदारत से पहले जो है वो उनके साथ ये सारा मामला हुआ था, तो इसलिए हमने उन लोगों को नहीं ऐड किया कि जिनकी इक़्तिदार में आने से पहले या इक़्तिदार के साथ जुड़े रहने के आसपास का कोई उनके साथ इस किस्म का वाक़या हुआ है। वज़ीरों की एक अलग लिस्ट है, वज़ीरों की अलग लिस्ट है, वो भी किसी दिन कभी आपके सामने पेश करेंगे, उसमें एक्चुअली बहुत लंबा टाइम लगेगा। खान साहब को आप जैसा कि जानते हैं अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया, लेकिन इससे पहले भी इमरान खान साहब जनरल मुशर्रफ के दौर में डीजी खान जेल में कैद रह चुके हैं, तो ये उनके साथ पहली मर्तबा नहीं हुआ है। वो चंद दिन की कहानी थी, अब पता चलेगा कि कितने दिनों की कहानी लिखी जा रही है। अब इस कहानी के चक्कर में जो स्टूडेंट्स अपनी कहानियां लिखने से महरूम हुए हैं ना, स्टूडेंट्स कहानियां लिखने से महरूम हुए हैं, पोस्टपोन्ड हो गए हैं। इंटरनेशनल जो एग्जामिनेशन सेंटर्स थे, इंटरनेशनल ब्रिटिश काउंसिल वगैरह, उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स को जो है वो जारी कर दिए हैं सम नोटिसेस कि भाई फ़िलहाल जो अगले 4-5 दिनों में एग्ज़ाम्स होने थे वो पोस्टपोन हो गए हैं, उसकी डेट्स जो है वो आपको बता दी जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा मुजाहरे तो वैसे खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये घर से समझा जाता है, तो ज़ाहिर है वहाँ पर शिद्दत भी ज़्यादा है। अब इस सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में तो तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं 12 मई तक, लेकिन KP में जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए गए हैं तालीमी इदारे। बच्चों की हो गई छुट्टियाँ और बच्चों ने कहा भाई ओके, और एग्ज़ाम्स वगैरह भी जहाँ पर चल रहे थे वो भी सब जो है सिलसिला तो यूनिवर्सिटियाँ वगैरह ये सब जो है सिलसिला वो भी अगले ऐलान तक बंद रहेंगी। यूनिवर्सिटियाँ भी अगले ऐलान तक बनेंगी। महकमा तालीम ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें कहा गया है कि तमाम हॉस्टल भी खाली करा लिए जाएंगे क्योंकि वो जा रहे हैं कि अपने अपने घरों में वापस चले जाएं। ये चीज़ भी देखने वाली है कि इस वक्त मुल्क में जो यूथ की शरह है वो है 65% आबादी हमारी 30 और 35 साल के आसपास। वो यूथ जो है वो एक लीडर के साथ जो है वो ज़ाहिर है रिलेट करता है और बड़ा पैमाना, सारा नहीं, जनरलाइज स्टेटमेंट हो जाएगी, लेकिन इस दफ़ा ज़रा जो लड़ाई है वो ज़रा मुख्तलिफ किस्म की है। चले जी, इंटरनेट आगे बढ़ते हैं, आगे खबरों की तरफ आते हैं और अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिका में आप देखें क्या हुआ है और फिर उसके बाद जो आपको साइंटिफिक खबर सुनाएंगे ना वो तो आप हैरान ही हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि बस ये जो आपके बाल वाले ना यूँ खड़े हो जाएंगे, जैसे बम पड़ता है ना बालों में, ऐसा हो जाएगा। ऐसी खबर सुन के आप जो है वो हैरान ना हो
पैसे वापस। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं आपको अमेरिका वाली खबर सुना दूं। अमेरिका में क्या हुआ है जी, अमेरिका में 2020 में जब अमेरिका की जो स्याह फाम आबादी है उसने बड़ा एहतजाज किया था, तो उस दौरान कई अफसोसनाक वाक़यात पेश आए थे और गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसे ही वाक़े में मुलव्विस फ़ौजी सार्जेंट को अदालत ने 25 साल कैद की सज़ा सुनाई है। और 25 जुलाई 2020 को एक स्याह फाम ऊबर ड्राइवर था, वो डैनियल पेरी, वो एक ऐसी सड़क से गुजरा जहाँ पर स्याह फामों का जुलूस गुजर रहा था। उसने रेड सिग्नल क्रॉस करने के बाद गाड़ी रोकी और इस दौरान जुलूस में शामिल एक शख्स जिसका नाम था गैरेट फॉस्टर, वो उसके पास आया। उसके हाथ में एक राइफ़ल थी और डैनियल पेरी ने गुस्से में आकर कार का शीशा नीचे किया और अपने रिवॉल्वर से फॉस्टर पर 5 गोलियां चला दी, जिससे वो हलाक हो गया। अब पुलिस ने बाद में उसको किया गिरफ्तार और मुकदमा 3 साल तक चलता रहा और आखिर अदालत ने इस फौजी सार्जेंट को 25 साल कैद की सज़ा सुना दी है, जिसे सुनते ही उसने अदालत में रोना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा अमेरिका की जो है तारीख़ का वाक़या है और सारे जो बड़े बड़े अखबार हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया। तो एक तो ये खबर, अदालत ने फौजी सार्जेंट को बड़ी खबर सजा सुना दी भाई। और अगली जो बात है, हाँ, जो आप साइंस का कह रहे थे, साइंस पे आए, आपका तो ताल्लुक साइंस से है। ये साइंस बिल्कुल बताएं। देखिए, जेनेटिक कोड जो होता है ना, वो दरियाफ्त किया साइंसदानों ने। जब से दरियाफ्त किया तो साइंस के शोबे में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के शोबे में नई नई खबरें सामने आती रहती हैं। अब बरतानिया में क्या हुआ है, साइंसदानों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के शोबे में एक कामयाब तजर्बा किया है। बरतानिया की तारीख में पहली बार एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसको यूँ कहिए कि 3 वालिदैन हैं। जी जी, रख दे इसको, रख दे या तो आप थोड़ा अपने आप को, ये किस किस्म की खबरें आप लेके आ रहे हैं? बता रहा हूँ भाई, दुनिया में क्या हो रहा है साइंसी तौर पर। बेसिकली बच्चे की जो तख्लीक है उसमें 3 अफराद के जीन्स, मतलब बेवकूफ हम लगते हैं आपको। ये अगर आप बना रहे हैं ना वैसे, तो ये सही चीज नहीं है बनाने वाली। 3 अफराद के जीन्स इस्तेमाल हुए हैं इस बच्चे की पैदाइश में। बच्चे का जो न्यूक्लियर डीएनए जो है वो तो उसके माँ बाप से लिया गया था, ताकि उसकी शक्ल सूरत, आंखों का रंग और जो दीगर खुसूसियात है वो उन्हीं से आए। लेकिन अच्छा, ये मेक श्योर किया गया है कि वो माँ बाप पे जाएं। लेकिन एक तीसरे शख्स का भी डीएनए शामिल किया गया है। अच्छा। और बच्चे की माँ के जीन्स में एक बीमारी मौजूद थी जो बच्चे को भी मुंतकिल हो सकती थी। साइंसदानों ने यह बताया कि इस बीमारी से बचाव के लिए तीसरे शख्स का डीएनए भी शामिल किया गया है। जी, ये है साइंस। और कमाल कर दिया। आजकल तो डिजाइनर बेबीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई, डिजाइनर बेबीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, बेबी एट चॉइस का कॉन्सेप्ट चल रहा है। आपको लड़का चाहिए और लड़की चाहिए, ये भी है बिल्कुल, जो आप चाहें आपको दस्तयाब कर दिया जाएगा। आंखें दिखाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये बच्चों की तस्वीरें देखिए, इसमें से कौन से वाले की नाम आपको पसंद है? जरा थोड़ी सी ना, ये प्लीज, ब्लू वाले बाल और जी, ये सब दुनिया में हो रहा है और ये इसको कहते हैं कुदरत से खेलना। लेकिन ये तो बड़ी, मतलब अब इस, ठीक है, वो उन्होंने जो रीज़न बताया उसका ये है कि माँ में बीमारी थी और उसको वो करने के लिए तीसरा शख्स जो है उसका डीएनए इस्तेमाल किया गया है। हाँ। लेकिन ये अदरवाइज तो साइंस में बड़ी अजीब सी एक मतलब अजीब सी, जी बहुत अजीब सी है। अच्छा, अभी तो हम वो जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपको अल्फाज मिल नहीं रहे होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए ना, तो आप या तो मुस्कुरा देते हैं या अजीब आपकी एक हालत होती है। लेकिन दिस न्यूज इज क्लोजर टू इंसैनिटी भाई, मेरे इस वक्त मेरे मुताबिक। तो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, अब आप उसका थोड़ा सा एक जरा खाका आपके सामने जब आता है तो आप सोचते हैं कि यहाँ तक हम पहुंच गए, आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, इससे मुझे वो याद आ गई, वो वीडियो जो वूम्स बनाई हुई है माओ की, आर्टिफिशियल वूम्स, और वो वीडियो बहुत चली है और उन्होंने वैसे तो ये कहा है कि ये रियल नहीं है, ये एआई जनरेटेड है सारा। लेकिन हो सकता है आगे आने वाले वक्तों में इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट कहीं शुरू हो जाए तो वो माँ के पेट से बाहर जो है बच्चे को ऐसी एनवायरनमेंट फराहम की गई है कि बच्चा उसी में पलता है, नरिश होता है, बड़ा होता है और फिर पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये वीडियो आप लोग जाके देखिएगा, एआई जनरेटेड आर्टिफिशियल वूम्स। बिल्कुल। तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग ये लगेगी। अजीब गरीब ये वाली इंसान जो है ना, इंसान अगर किसी चीज की तगोदौ में लग जाए, कोई चीज ठान ले, फिर नहीं रुक सकता। तो बस फिर, और उसी के हवाले से जो वो मांगता रहे वो उसे मिलता है। तो जिस डोमेन में आप मेहनत करेंगे, जिस डोमेन में आप काम करेंगे, अपने आप को बस जुट जाएंगे उस चीज में, तो फिर आप ऐसी चीजें देखेंगे कि भाई क्या ही बात है। और क्या, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो ये है, अगली स्टोरी की तरफ आ जाए। कंबोडिया से जरा आपको सुनाते हैं कि क्या हाल अहवाल हुआ है कंबोडिया में होने वाले दौड़ के मुकाबले में एक लड़की ने तमाशाइयों का दिल जीत लिया और उन्होंने दिल खोलकर उस लड़की की जो है वो हिम्मत की दाद दी। शुरका के दरमियान दौड़ का एक मुकाबला जारी था जिसमें 100 जो है, हम अगर कहें सोसिमिंग नामी एक लड़की थी, उसकी वो भी शामिल थी, ज़ाहिर है वो भी उसमें हिस्सा ले रही थी। अच्छा, वो अभी जीत की लकीर से काफ़ी पीछे थी कि अचानक तेज़ रफ्तार बारिश जो है वो शुरू हो गई
और वो बारिश में भीगती रही, लेकिन उसने दौड़ना जो है वो रोका नहीं, वो दौड़ती रही। आखिरकार लकीर उसने अबूर की। अगरचे लड़की जो है ये रेस नहीं जीत सकी और जीतने वाले से 6 मिनट पीछे वो रह गई, लेकिन उसके जो हौसले हैं उस पर तमाशाइयों ने दिल खोल कर जो है वो दाद दी। हालांकि वो उसको नज़र आ गया था कि ज़ाहिर है अगला बंदा जीत गया है और मैंने फिनिश लाइन जो है उस तक मैं ना भी पहुंचूं, बारिश शुरू हो गई है, लेट्स जस्ट क्विट। लेकिन वो दौड़ती रही है और उसने तमाशाइयों का शुक्रिया भी अदा किया जो मुसलसल उसका हौसला बढ़ाते रहे, चीयर कर रहे थे वो उसको। और बाद में कंबोडिया के वज़ीर आज़म जो हैं वो हिनसेन, उन्होंने एथलीट लड़की के लिए 1000 जो हम कहें कि डॉलर हैं, $1000 उसके इनाम का ऐलान भी कर दिया। वाह। तो देखिए हिम्मत और हौसला अगर हो तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप फिनिश लाइन तक सिर्फ तभी पहुंचें जब आपने जीतना हो। नज़र आपको अगर आ भी जाए कि आप जीत नहीं रहे हैं तो भी फिनिश लाइन तक जो चीज़ शुरू की है उसको पाए तक मील तक लेके जाएं। बेशक उसमें आप जीतें हारें, दरमियान इन द मिडल ऑफ द रोड आपने वापस नहीं मुड़ना या रुक नहीं जाना, वो चलते रहें, आप चलते रहें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। और पाकिस्तान में 2 रोज़ से मुजाहिरों का सिलसिला जारी है, हुकूमती क्रैकडाउन भी जारी है मुजाहिरीन पर, और वैंडलिज्म भी हमने किसी हद तक देखा है। इसकी भी तफ्तीश जो है वो आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि होनी चाहिए और होती है या नहीं होती। सबसे ज़्यादा अफसोस तो मुझे वो जिना हाउस पर हुआ, वो जला दिया। अब जिना साहब का क्या कसूर उसके अंदर, जो कुछ भी हो रहा है सारा मामला भाई। और मतलब भाई किसी भी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, उस अमलाक का क्या कसूर है? अगर आप सड़क पर हैं और आप सिग्नल भी तोड़ते हैं, एक जो कि सिग्नल को नुकसान पहुंचाते हैं, खंबे को भी तोड़ते हैं। लेकिन अब मिसाल के तौर पे भाई हमारे प्रोड्यूसर की बात कर लेना, सिंपल हमारे प्रोड्यूसर बिलाल साहब, उनको कल डंडे वंडे लगे और वो आज नहीं आ सके ऑफिस। हमने उनको कहा भाई आप घर में ही रहें, उनकी तबीयत जो है वो ज़रा ख़राब है। लेकिन अब एक तरफ ये है कि उस्मान डार को मैं कल सुन रही थी, वो ऑन द रिकॉर्ड टीवी पे कह रहे थे कि हम मजम्मत करते हैं जहाँ पर भी इस किस्म का वैंडलिज्म हो रहा है और हमारी तरफ से इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है। और जहाँ पर कुछ ऑडियोज का भी कुछ सिलसिला चल रहा था कि जिसमें ये बताया जा रहा था कि इनके जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो लोगों को उकसा रहे हैं कि भाई जाओ फलां जगह अटैक करो, फलां जगह जमा हो जाओ। तो वो कह रहे हैं, हाँ वो ये कह रहे थे उस्मान, क्योंकि मैं उनको सुन रही थी तो उन्होंने ये कहा कि हम इस किस्म की चीज़ें नहीं करते और ये फैब्रिकेटेड है। खैर हमें नहीं पता वो जो लोग बोल रहे थे कि वो कौन है, वो क्या वाकई तहरीक इंसाफ के हैं नहीं है, वो भी एक तफ्तीश होगी तब पता चलेगा। लेकिन इस वक्त अब मुल्क में क्या सूरत हाल है और 3 अहम शहर जहाँ पर मुजाहिरों की शिद्दत जो है वो ज़्यादा थी, उनसे आपको ज़रा आगाह करते हैं। इस्लामाबाद की तरफ अगर हम चलें तो बिलाल आफरीदी साहब इस्लामाबाद पुलिस लाइंस के इलाके से हमें ज्वाइन करें। ये वो एरिया जहाँ पर इमरान खान साहब को रखा हुआ था और कल रात यहाँ पर आवाम ने थोड़ा सा रद्द अमल दिखाया। और ठीक है, पहले जरा पेशावर की तरफ चले जाते हैं। पेशावर लाइबा जो हुसैन है वो हमारे साथ मौजूद हैं और पेशावर की सूरत हाल वैसे भी ज़रा गंभीर थी, तो ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। वालेकुम सलाम। लाइबा ये बताइए पेशावर में आप कहाँ पर मौजूद हैं, पेशावर की जो सूरत हाल है वो क्या रही और जिस तरीके से अवैस इस वक्त मैं मौजूद हूँ असम्बली चौक में। ये वो जगह है जहाँ पर गुज़िश्ता 2 रोज़ से PTI जो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर हमला कर रहे हैं। इस वक्त जो है मैं यादगार चागी के मकाम पर मौजूद हूँ। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये वो यादगार चागी है जिसको मुजाहिरीन ने जलाया था। इसके अलावा जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है वो भी इसी के साथ उस तरफ मौजूद है, उस पर भी मुजाहिरीन ने दावा बोला था और रेडियो पाकिस्तान को जो है पहले वहाँ पे जो है तोड़ फोड़ की, वहाँ पर जो है उन्होंने कीमती जो सामान है, कैमरा, माइक वगैरह वो चुराए और फिर जो है दफ्तर को आग लगा दी। अमले पर भी तशद्दुद किया गया और इस तशद्दुद में जो है खवातीन भी शामिल थी, उन पर भी तशद्दुद किया गया। इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पाक फौज की और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और ताकि अगर पुरतशद्दुद मुजाहिरीन दोबारा यहाँ पर हमला करने आए तो जो पाक फौज के नौजवान और जो पुलिस है वो जो है उनको रोकने की कोशिश करें। अभी तक जो खैबर पुख्तनख्वा में इन पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के नतीजे में तकरीबन 106 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और इन 106 अफराद में जो है 33 वो पुलिस एहलकार भी शामिल थे और पुलिस अफसरान भी इसमें शामिल थे। और अभी तक खैबर पुख्तनख्वा में टोटल जो है 7 अफराद जाँ बहक हुए, 4 अफराद जो है वो पेशावर में जाँ बहक हुए, 2 अफराद जो है वो कोहाट में जाँ बहक हुए और 1 शख्स जो है वो दीर में जाँ बहक हुआ है। इसके अलावा इस वक्त जब आप हमसे बात कर रही हैं जी, इस वक्त सिचुएशन ये है कि खैबर पुख्तनख्वा में जितने भी
इस वक्त सिचुएशन ये है कि पुलिस और पाक फौज की भारी नफरी मौजूद है और ये असम्बली का जो चौक है इसको जो है बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए, और जो दीगर रास्ते हैं वो ट्रैफिक के लिए ओपन है। जितने भी तालीमी इदारे हैं खैबर पख्तूनख्वा में वो बंद कर दिए गए हैं। मैट्रिक के जो बोर्ड के इम्तिहानात हो रहे थे उनको जो है मुलतवी कर दिया गया है, और जो BRT बस सर्विस है उसको भी जो है बंद कर दिया गया है, और जिसके बाद जो है शहरियों को जो है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हो रहा है किसी जगह पर आपके आसपास या पेशावर में किसी इलाके में? नहीं, या नहीं, मुजाहिरा नहीं हो रहा अभी? इस वक्त तो जो है कोई मुजाहिरा नहीं हो रहा, लेकिन जो पाक फौज के नौजवान हैं और जो पुलिस है वो अपनी तैयारी उन्होंने पहले से की हुई है और वो जगह जगह पर मौजूद हैं और वो हालात को जो है देख रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है मुजाहिरीन नहीं निकले और ना ही शहर में जो है कहीं पर मुजाहिरे हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया लाइबा हुसैन हमारे साथ मौजूद है। अभी तो सुबह है, अभी कहाँ मुझे लेंगे, अभी तो हम आते हैं ऑफिस, बाद में आएंगे। अच्छा, मुजाहिरीन आराम से आएंगे। अच्छा, अगला कौन है जी हमारे साथ? जी मियां नदीम साहब बताइएगा, जमान पार्क में आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है लाहौर में इस वक्त? जी बिल्कुल जी, अगर पूरे लाहौर की बात करें तो इस वक्त पूरे लाहौर को जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो धर्म भरम है, और स्पेशली जो कलमा चौक और जमान पार्क को आने वाली जो कैनाल रोड है उसको जेल रोड से ही उसको कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है, और GOR1 जो है उसको भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। हल्की फुल्की जो है झड़पों की इतलात मसूल होती हैं। कलमा चौक में अब से कुछ देर कबल जो है कुछ मुजाहिरीन वहाँ पर गए जिनको पुलिस की जानिब से रोका गया, वो उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया, नारेबाजी की। अभी भी अगर हम जमान पार्क की बात करें तो अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो है कुछ मुजाहिरीन जो हैं वो आए, उन्होंने यहाँ पर जो है नारेबाजी की। और इसी तरह लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे कि स्पेशली जेल रोड का इलाका है वहाँ पर जो है वो इस तमाम इलाके को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। जो सरकारी इमलात हैं उसके बाद जो है कंटेनर लगा दिए गए हैं, भारी नफरी जो है वो तैनात है। जैसे ही कहीं पर कारकुनान का वफ्द जाता है, बड़ी तादाद में कारकुनान जाते हैं, पुलिस वहाँ पर हरकत में आती है। कल रात हमने देखा कि सारी रात कारकुनान पर जो है वो शेलिंग की गई। कारकुनान जो है पथराव करते थे, उनके पास भी जो गुलेलें थी, गुलेलों से वो हमला करते रहे। तो अभी आज की अगर सूरत हाल की बात करें तो अभी नदीम साहब लाहौर में लीडरशिप की गिरफ्तारियों की क्या सूरत हाल है? अभी भी छापे वापे पड़ रहे हैं यास्मीन राशिद साहिबा के घर पर, और ये जो लीडरान है जो सेकंड टीयर लीडरशिप है मेन तहरीक इंसाफ की, उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं, क्या सूरत हाल है इनकी अरेस्ट की? जी बिल्कुल जी, छापों का सिलसिला तो बदस्तूर जारी है। रात को जो है एक रहनुमा को गिरफ़्तार किया गया इस्लामपुरा के इलाके से, ख्वाजा एहसान को, और रात गए मुसर्रत जमशेद चीमा के घर भी जो है पुलिस गई, जिसकी CCTV फुटेज भी जो है मंजर आम पे उनके CCTV कैमरा के में देखा जा सकता है। पुलिस जो है उनके घर के अंदर दाखिल उनके मुलाजमीन को जो है गिरफ़्तार किया जा चुका है। इसी तरह जो रहनुमा हैं वो अपने घरों से इस वक्त वो गायब हैं, उनके घरों पे जो है वो छापे तो मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मेन रहनुमा जो है पुलिस की गिरफ्त में है। और दूसरा IG की जानिब से जो है एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जिसके मुताबिक अब तक जो है तकरीबन 1400 कारकुनान को गिरफ़्तार कर लिया गया। पूरे पंजाब भर में 100 से ज़्यादा कारकुनान जो हैं वो लाहौर से गिरफ़्तार किए गए हैं, और DIG ऑपरेशन लाहौर समेत जो है 145 पुलिस एहलकार पूरे पंजाब में जो है वो ज़ख्मी हैं। इसी तरह जो है सिलसिला जारी है, लेकिन जो कारकुनान हैं वो अभी उन्होंने ये इसका कंट्रोल जो है संभाला हुआ है। जमान आज की क्या एक्टिविटी है जो कि आपके इल्म में आई हो? जी बिल्कुल जी, एक्टिविटी बस जो कारकुनान हैं वो अभी भी हमने देखा है यहाँ पर धंधा बरदार कारकुनान यहाँ पर मौजूद है, और वो उनका यही कहना है कि हम ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा जाता। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम जो है इस पूरी कोशिश करेंगे कि उनको जल्द से जल्द रिहा कराया जाए। और उनको जो है लाहौर जमान पार्क के बाहर से हमें ज्वाइन कर रहे थे, और अब आपको लेकर इस्लामाबाद का रुख करते हैं। बिलाल अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस लाइन से। जी बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है पुलिस लाइंस के बाहर? अभी भी आवाम या जो प्रोटेस्टर्स हैं एहतजाज कर रहे हैं या नहीं, अभी नहीं कर रहे?
जी, इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त तो माहौल जो है वो इंतहाई पुरअमन है। कोई भी हमें प्रोटेस्टर यहाँ पर, कोई भी मुजाहिरीन या कोई भी सियासी वर्कर हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो मैदान जंग बना रहा है कि श्रीनगर हाईवे और जो पुलिस लाइन के दरमियान का ये एरिया है। मुसलसल दिन भर और फिर रात गए तक जो है वो पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें जारी रही। मुजाहिरीन की जानिब से भी शदीद पथराव किया जाता रहा और यहाँ तक कि हमने फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी कि मुजाहिरीन के बीच में से हवाई फायरिंग भी की जाती रही। पुलिस की जानिब से भी पूरा दिन और फिर रात गए तक जो है वो शेल भी बरसाए जाते रहे, लाठी चार्ज भी किया जाता रहा, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। तकरीबन 110 अफराद को जो है वो गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तार भी किया गया था PTI कारकुनों को, जिसमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी समेत दीगर PTI के रहनुमा भी शामिल है। जबकि PTI के जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से SP इंडस्ट्रियल एरिया का ऑफिस जो है उसको भी नज़र आतिश कर दिया गया था। इसके अलावा पुलिस की जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं उनको जलाया गया है, मोटरसाइकिलों को जलाया गया है। पब्लिक जो लोग कश्मीर हाईवे पर सफ़र कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को की जो गाड़ियां हैं वो भी तोड़ दी गई थी। इसके अलावा थाना रमना और थाना तरनोल को भी मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो लाठी चार्ज और शेल के बाइस जो है वो अपने उस मकसद में कामयाब ना हो सके। हमने देखा कि रात को जो है फैज़ाबाद के मकाम पर भी काफ़ी ज़्यादा पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो झड़पें हुई। तमाम रात गए तक पुलिस जो है वो तमाम इस्लामाबाद की शाहराहें जो है वो खुलवाने में कामयाब होगी। इस वक्त की पुलिस लाइन की अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊँ तो चारों अतराफ में कंटेनर इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? जो ट्रांसपोर्ट है वो चल रही है, गाड़ियाँ, रास्ते खुले हुए हैं या कोई ख़ास ऐसे पॉइंट्स बताए हुए हैं कि जहां से इन दो शहरों के दरमियान जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो हो सकती है? कुछ आया इस किस्म की अपडेट? जी, इस वक्त तक तमाम रास्ते खुले हुए हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी बार बार ये एलामिया जारी किया जा रहा है और वो वक्तन बवक्तन बताते भी हैं कि जहां पर रोड बंद होती है। इस वक्त तक तमाम शाहराहें खुली हुई हैं, लेकिन पुलिस जो है वो तमाम एंट्री पॉइंट्स पर पिंडी इस्लामाबाद के जो शहर के दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि मुजाहिरीन की जानिब से कहीं भी किसी वक्त भी जो है वो PTI वर्कर्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। पुलिस हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि तमाम जो शाहराहें हैं वहाँ पर हमारी नफरियाँ और पुलिस के साथ साथ जो FC एहलकार हैं और जो सेंसिटिव मकामात है वहाँ पर रेंजर्स भी तैनात कर दी गई है। बल्कि जो वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद जो है फ़ौज जो है वो भी इस्लामाबाद में तैनात कर दी गई। इस वक्त तो जो पाक आर्मी के दस्ते हैं वो 0 पॉइंट तक जो रेड जोन से लेकर 0 पॉइंट तक तैनात हैं और ज़रूरत पड़ने पर इस्लामाबाद के किसी भी मकाम पर, किसी भी शाहराह में जो है वो अमन-ओ-अमान के सूरत-ए-हाल के पेश नज़र जो है वो फ़ौजी दस्ते भी जा सकते हैं। इस वक्त तक इस्लामाबाद की तमाम शाहराहें खुली हुई हैं, लेकिन दिन की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ PTI के ग्रुप्स और रहनुमा जो है उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल भी दी गई है। तो मुमकिन तौर पर जो है वो आज भी हम देख सकते हैं कि एहतजाज हो सकता है मुख्तलिफ शाहराहों पर। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। बिलाल आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बिलाल आफरीदी साहब ने हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह किया। अब सिचुएशन तो पूरे मुल्क में ऐसे ही है। कराची में भी वो दफ़ा 144 नाफिज हो गई है, वहाँ पर भी मुजाहरे वगैरह हो रहे थे। तो बस वही बात है, शॉकिंग मोमेंट है। इस शॉकिंग मोमेंट में हम याद कर लेते हैं जनाब पाकिस्तान के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो को। और सादत हसन मंटो जो है उनको आज याद हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज उनका यौम पैदाइश है। बिल्कुल। तो अगर हम उनकी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएँ थोड़ी सी, 11 मई 1912 को वो पैदा हुए थे लुधियाना में। जी, कश्मीरी ख़ानदान में वो पैदा हुए थे। सादत हसन उनका नाम रखा गया था। अच्छा, अब इनके बारे में कहा जाता है, ये बताते हैं कि जी वालिद साहब उनके बड़े सख्तगीर थे और इसी सख्तगीरी ने मंटो के अंदर एक बगावत पैदा की थी जो तमाम उम्र उनके साथ रही। रस्मी तालीम में उनको कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी और यही वजह थी कि उन्होंने FA 3rd डिवीज़न में पास की थी और एक बेचैन रूह के साथ वो मंजिल की तलाश करते करते उस नौजवान का हाथ थामा था अली इकबारी साहब ने। अली इकबारी साहब उस दौर की एक बड़ी इल्मी शख्सियत थे और उन्होंने मंटो को राग़िब किया कि वो रूसी अफ़साने पढ़ें, मगरबी अफ़साने पढ़ें। और फिर जब मंटो साहब ने ये मुताले करना शुरू किए तो उनके अंदर फिर फूटा तख्लीक का ज्वालामुखी और फिर उनके अंदर जो है वो सफ़र शुरू हुआ एक
सादत हसन से सादत हसन मंटो बनने का। अच्छा, उन्होंने अपनी जो फ़नी सफ़र है उसका आगाज़ मुंबई में फ़िल्मी कहानियाँ लिखने से किया था और साथ साथ उन्होंने अफसाना निगारी भी शुरू कर दी, जिसकी वजह से कई बार उन्हें मुकदमात का भी सामना करना पड़ा। बेचारे मुकदमात बनते भी क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें उनके जो अफसानों में होती थी, क्योंकि उन्हें तो फहश निगारी से जोड़ा जाता है। बोल्ड उस वक्त के हिसाब से तो खैर बहुत ही बोल्ड, आज के ज़माने में भी शायद वो काफ़ी मतलब, और कई मरतबा ऐसा भी है, मतलब मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे भी अक्सर लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं ना, क्योंकि कुछ चीज़ों को बयान करना ठीक है, बयान करते हैं, लेकिन आप जो है वो कभी कभी मुझे लगता है, मेरी राय गलत भी हो सकती है, कुछ फुहश हो भी जाते थे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपने कहा कि नहीं सब बड़ा ही क्लासिक है, वरना ही वाज अ ग्रेट राइटर। हाँ, ग्रेट राइटर, क्लासिक राइटर भी ऑल्सो। लेकिन अब इसी तरह क्लासिक्स की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर नॉवल है लेडी चैटरलेज लवर, उस पे फिल्म भी बनी है, मूवी भी बड़ी खूबसूरत उस पे बनाई गई है। वो किताब जब ज़ाहिर पब्लिश हुई थी तो उस वक्त उस पर भी पाबंदी लग गई थी, और वो बरतानिया में ज़ाहिर है यूरोप का जो भी एरिया था, जहाँ जहाँ वो पब्लिश होती गई वहाँ उस राइटर पर पाबंदी लगती गई कि ये किताब नहीं होनी चाहिए दस्तयाब मार्केट में, आवाम ना पढ़े। तो उनके लिए वो वाला जो लेडी चैटरलेज लवर है बड़ा एक बोल्ड नॉवल था। और खैर, कमिंग बैक टू मंटो साहब, मुंबई में गुर्बत के दिन थे जब मंटो की शादी सफ़िया बेगम से हो गई, और एक तवील जद्दोजहद के बाद जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जगह बना ली तो पाकिस्तान के क़याम का लम्हा जो है वो आन पहुंचा, और मंटो साहब कुछ छोड़कर सबको छोड़कर जो है वो पाकिस्तान आने का उन्होंने फ़ैसला किया। असर नौ ज़िंदगी का यहाँ से उन्होंने आगाज़ करने का फ़ैसला किया, और फ़िक्र मुआश और अदब की तख्लीक के हम अगर कहें जो दो पार्ट थे उसमें पिसते रहे, बिल्कुल उनके लिए ये चीज़ बड़ी भारी साबित हुई। हाँ। और उनकी जो मौत थी वो 18 जून 1955 में सिर्फ 43 साल 1 माह और 7 दिन की ज़िंदगी गुजार कर वो रुखसत हो गए। हाँ। अच्छा, उनकी ज़िंदगी पे फिल्में भी बनी है, बहुत सारी फिल्में बनी है। अच्छा, वो फिल्में आप देखें, एक तो पाकिस्तानी मंटो जो फिल्म है बड़ी ज़बरदस्त कमाल, एक भारत ने बनाई है वो भी बड़ी कमाल मंटो बनाई गई। दोनों में से अगर अभी फिलहाल हमारे पास टाइम हो कोई देखने की तो आप पाकिस्तानी वाली देखें, बिल्कुल देखें, ज़रूर देखें, शुरू में पहली फुर्सत में ही देख लें। 20 अफसानों के मजमूए, रेडियो और ड्रामों के 5 मजमूए, 3 मज़ामीन, 1 नावल और कई फिल्मों के स्क्रिप्ट उन्होंने अपने पीछे छोड़ें, और आप पढ़ें तो आपको नज़र आता है कि उसमें उन्होंने मज़ाक निगारी भी की, उसमें उन्होंने मजमून भी किया, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की कि जिसको हम कहें कि जी ये तो मंटो साहब का मजमून जो है वो अगर हम कर लें तो मैं आपको सुनाता हूँ। मंटो साहब का एक मजमून है भाई, वो ज़रा देखते हैं। और मंटो साहब का जो मजमून है वो बुनियादी तौर पर है किस बारे में, वो अभी बेसिकली उन्होंने हिंदुस्तान के तनाजुर में लिखा है। और हिंदुस्तान के तनाजुर में जो उन्होंने बात लिखी है उस मजमून का नाम है हिंदुस्तान को लीडरों से बचाओ। ठीक है जी, हिंदुस्तान को लीडरों से बचाओ। किसी का नाम तो नहीं लिखा मंटो साहब ने, अगर ये उस वक्त के दौर में लिखा हुआ था जब वहां थे। मंटो साहब क्या फरमाते हैं इस मजमून में, ये मैं आपको बताता हूँ। मंटो साहब कहते हैं, हम एक अरसे से ये शोर सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान को इस चीज से बचाओ, उस चीज से बचाओ, मगर वाकया ये है, कोई नहीं आता, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। मजमून जब चल रहा हो ना तो अभी अपने जो जज्बात हैं उनको कंट्रोल में रखें, ताकि उसका सुनने का जो फ्लो है वो आपको भी मजा आएगा ना। ठीक है जी। तो हम एक अरसे से ये शोर सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान को इस चीज़ से बचाओ, उस चीज़ से बचाओ, मगर वाकया ये है कि हिंदुस्तान को उन लोगों से बचाना चाहिए जो इस किस्म का शोर पैदा कर रहे हैं। ये लोग शोर पैदा करने के फ़न में माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनके दिल अखलास से बिल्कुल खाली हैं। रात को किसी जलसे में गर्मा गर्म तकरीर करने के बाद जब ये लोग अपने पुरतकल्लुफ़ बिस्तरों में सोते हैं तो उनके दिमाग बिल्कुल खाली होते हैं। उनकी रातों का खफीफ तरीन हिस्सा भी इस ख्याल में नहीं गुजरा कि हिंदुस्तान किस मर्ज़ में मुब्तला है। दरअसल वो अपने मर्ज़ के इलाज मुआलजे में इस कदर मसरूफ़ रहते हैं कि उन्हें अपने वतन के मर्ज़ के बारे में गौर करने का मौका ही नहीं मिलता। ये लोग जो अपने घरों का निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सकते, ये लोग जिनका कैरेक्टर बेहद पस्त होता है, सियासत के मैदान में अपने वतन का निज़ाम ठीक करने और लोगों को अखलाकियात का सबक देने के लिए निकलते हैं। किस कदर मज़ा खेज़ चीज़ है। ये लोग जिन्हें उर्फ़े आम में लीडर कहा जाता है, सियासत और मज़हब को लंगड़ा, लूला और ज़ख्मी आदमी तसव्वुर करते हैं, जिसकी नुमाइश से हमारे यहाँ गदागर आम तौर पर भीख मांगते हैं। सियासत और मज़हब की लाश हमारे ये नामवर लीडर अपने कांधों पर उठाए फिरते हैं और सीधे सादे लोगों को जो हर बात मान लेने के आदी होते हैं, जो ऊंचे सुरों में कही जाती, ये कहते फिरते हैं कि वो इस लाश को असरे नौ ज़िंदगी बख्श रहे हैं। मज़हब जैसा था वैसा ही है और हमेशा एक जैसा ही रहेगा। मज़हब की रूह एक ठोस हकीकत है जो कभी तब्दील नहीं हो सकती। मज़हब एक ऐसी चट्टान है जिस पर समुंदर की खशमनाक लहरें भी असर नहीं कर सकती। ये लीडर
जब आंसू बहाकर लोगों से कहते हैं कि मज़हब ख़तरे में है तो इसमें कोई हकीकत नहीं होती। मज़हब एक ऐसी चीज़ है ही नहीं कि ख़तरे में पड़ सके। अगर किसी बात का ख़तरा है तो वो लीडरों का है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मज़हब को ख़तरे में डाल देते हैं। हिंदुस्तान को इन लीडरों से बचाओ जो मुल्क की फ़ज़ा बिगाड़ रहे हैं और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। आप नहीं जानते मगर ये हकीकत है कि हिंदुस्तान के ये नाम नहाद लीडर अपनी अपनी बगल में एक संदूकची दबाए फिरते हैं जिसमें हर किसी की जेबें कुतर कर रुपया जमा करते हैं। उनकी ज़िंदगी एक लंबी दौड़ है। सरमाए के पीछे उनकी हर सांस में आप रियाकारी और दगाबाजी का ताफुन महसूस कर सकते हैं। लंबे लंबे जुलूस निकाल कर, मनो भारी हारों के नीचे दब कर, चौराहों पर तवील तवील तकरीरों के खोखले अल्फाज बिखेर कर हमारी कौम के ये नाम नहाद रहनुमा सिर्फ अपने लिए ऐसा रास्ता बनाते हैं जो ऐशो इशरत की तरफ जाता है। ये लोग चंदे इकट्ठे करते हैं मगर क्या उन्होंने आज तक बेकारी का हल पेश किया? ये लोग मज़हब मज़हब चिल्लाते हैं मगर क्या उन्होंने खुद कभी मज़हब के अहकाम की पैरवी की है? ये लोग जो खैरात में दिए हुए मकानों में रहते हैं, चंदों से अपना पेट पालते हैं, जो मुस्तार अशिया पर जीते हैं, जिनकी रूह लंगड़ी, दिमाग अपाहज, ज़बान मफलूज और हाथ पैर शल हैं, मुल्क व मिल्लत की राहबरी कैसे कर सकते हैं? हिंदुस्तान को बेशुमार लीडरों की ज़रूरत नहीं जो नए से नया राग अलापते हैं। हमारे मुल्क को सिर्फ एक लीडर की ज़रूरत है जो हज़रत उमर का सा अखलास रखता हो, जिसके सीने में अतातुर्क का सिपाहियाना जज्बा हो, जो बरहना पा और गरसना शिकम आगे बढ़े और वतन के बेलगाम घोड़े के मुंह में बागें डालकर उसे आज़ादी के मैदान की तरफ मर्दाना वार लिए जाए। याद रखिए, वतन की खिदमत शिकम शेर लोग कभी नहीं कर सकेंगे। वज़नी मैदे के साथ जो शख्स वतन की खिदमत के लिए आगे बढ़े उसे लात मार कर बाहर निकाल दीजिए। हरीरो परनिया में लिपटे हुए आदमी, हरीरो परनिया कहते हैं कि वो जो सिल्क के कपड़े पहने होते हैं, ज़्यादा शान और शौकत वाले। बिल्कुल। हरीरो परनिया में लिपटे हुए आदमी इनकी क़यादत नहीं कर सकते जो सख्त ज़मीन पर सोने के आदी हैं और जिनके बदन नर्म व नाजुक पोशाक से हमेशा नाआशना रहे हैं। अगर कोई शख्स रेशमी कपड़े पहनकर आपको गुर्बत का सद्देभाव बताने की जुर्रत करे तो उसको उठाकर वहीं फेंक दीजिए जहां से वो निकलकर आप लोगों में आया था। ये लीडर खटमल हैं जो वतन की खाट में चोलों के अंदर घुसे हुए हैं। उनको नफरत के उबलते हुए पानी के जरिए बाहर निकाल देना चाहिए। ये लीडर जलसों में सरमाया और सरमायादारों के खिलाफ जहर उगलते हैं सिर्फ इसलिए कि वो खुद सरमाया इकट्ठा कर सकें। क्या ये सरमायादारों से बदतरीन नहीं? ये चोरों के चोर हैं, रहजनों के रहजन हैं। अब वक्त आ गया है कि अवाम उन पर अपनी बेअतमादी जाहिर कर दे। ज़रूरत है कि फटी हुई कमीज़ों वाले नौजवान उठें, अज़्म को, ख़श्म को अपनी चौड़ी छातियों में लिए इन नाम नहाद लीडरों को उस बुलंद मुकाम पर से उठाकर नीचे फेंक दे जहां ये हमारी इजाज़त लिए बगैर चढ़े बैठे हैं। इनको हमारे साथ, हम गरीबों के साथ हमदर्दी का कोई हक हासिल नहीं है। याद रखिए, गुर्बत लानत नहीं है। जो इसे लानत जाहिर करते हैं वो खुद मलून है। वो गरीब उस अमीर से लाख दर्जे बेहतर है जो अपनी कश्ती खुद अपने हाथों से खेता है। अपनी कश्ती के खोया खुद आप बनिए, अपने नफ़ा व नुकसान खुद आप सोचिए और फिर इन लीडरों, इन नाम नहाद रहनुमाओं का तमाशा देखिए कि वो ज़िंदगी के वसी समंदर में अपनी ज़िंदगी का वज़नी जहाज़ किस तरह चलाते हैं। ये थे मंटो, हिंदुस्तान को लीडरों से बचाओ। अब आप देख लीजिए कि ये मजमून कब लिखा गया था और आज की क्या सूरत हाल है और कैसे खामोशी से मैंने अवैस की ये बात सुनी। और मैं सारा थ्रू आउट जब ये आप बता रहे थे तो मैं ये सोच रही थी कि ये वो मंटो है कि जिसको स्कूल जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ। ये वही मंटो है कि जिसको शायद वालिद साहब डांटते होंगे कि भाई तुम पढ़ते नहीं हो, डिग्रियां कैसे लोगे, पास नहीं होगे मैट्रिक में तो कॉलेज कैसे जाओगे, कॉलेज नहीं जाओगे तो यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे होगा। ये सारी चीज़ों को जहन में रखिए और फिर इस शख्स की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशूज़ देखिए कि वो किस तरह से लिखता है, किस तरह दुनिया उसके ऊपर फिल्में बनाती है। क्या है, काटता है, काट देता है। बिल्कुल। तो मतलब ये जो स्कूल जाना है, स्कूल में आपने करनी बुनियादी चीज़ ये है कि लर्निंग करनी है। स्कूल जाना इज़ नॉट द लर्निंग अदरवाइज भी आपकी हो सकती है। पढ़ें, आप नॉवेल्स पढ़ें, किताबें पढ़ें, फिर आप देखें कि कहाँ से कहाँ आपका जहन पहुँचता है। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। इमरान खान साहब को 9 मई को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त से मुल्क भर में एहतजाज शुरू हुआ और पाकिस्तानी कौम इस्तराब का शिकार रही। सियासी तज्ज़ियाकार मुस्तकबिल की सियासत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते रहे। 10 मई को सूरत हाल कुछ वाज़ेह होना शुरू हुई और अब सियासी उफक पर बहुत हद तक साफ दिखाई दे रहा है। अलकादिर ट्रस्ट केस में 8 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया इमरान खान साहब को। PTI की क़यादत पर मुकदमात दर्ज करके उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं और ISPR ने अपने प्रेस रिलीज़ में 9 मई को पाकिस्तान का तारीख़ का जो सयाह तरीन दिन था वो करार दिया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि कई जगहों पर होने वाली तोड़ फोड़ के लिए पार्टी क़यादत ने पेशगी मनसूबाबंदी की हुई थी और कई तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की जा सकती है और इसके अलावा इमरान खान साहब को नायब अदालत से सज़ा के बाद नाअहल करार दिया जा सकता है। और मरियम नवाज साहिबा ने भी मुल्क में तोड़फोड़ के वाक़यात का जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया गया है। तो क्या पाबंदी आयद करने का फ़ैसला हो चुका है और अगर पाबंदी लगेगी तो आगे मुस्तकबिल की सियासत जो है उसकी सूरतगरी क्या हो सकती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अब जाहिर है पिछली जो भी चीज़ें हुई हैं पिछले 2 दिन में उस पर आपने भी बहुत बात की है, हमने भी बड़ा बात की है और सुनी भी है आप जैसे सीज़न सहाफ़ियों को। अब थोड़ा सा इससे अगर आगे चलें और मुस्तकबिल की मंजरकशी करने की अगर थोड़ी सी कोशिश करें कि आपको क्या लगता है अब यहाँ से आगे होगा क्या? देखिए, ना मैं मंजूर वसान हूँ ना मैं शेख रशीद हूँ कि मैं जो है आगे क्या होगा, लेकिन मतलब जो फेजेस जो एक्सपेक्टेशन आपको लग रहा है कि यही होगा। अब जिस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी मुतवक्के थी, लोगों को सबको पता था ये दिन एक दिन आना है, अब तो इससे आगे मतलब क्या नजर आ रहा है आपको बतौर सहाफ़ी जिसने हु हैज़ बीन लिविंग थ्रू द हिस्ट्री? जी, पहली चीज़ ये कि जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुआ वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं हुआ कभी। चूँकि एहतजाज होता था, लीडर्स गिरफ्तार होते थे, एहतजाज होता था, इवन पुलिस से क्रैशेस भी हमने देखे हैं। ये भी देखा है कि पुलिस की गाड़ियाँ जला दी जाए, लेकिन ये कभी नहीं देखा कि मॉब जो है वो उसके पेश नज़र एक ख़ास टारगेट हो। और ये हमें कराची से लेके खैबर तक लगा कि एक ख़ास टारगेट को पिक किया गया कि इनको निशाना बनाना है और वो टारगेट था पाकिस्तान की फ़ौज। अब पाकिस्तान उन्होंने बाकायदा जाके GHQ में घुस जाना, कोर कमांडर हाउस में घुस जाना, लाहौर में रेडियो पाकिस्तान को जाके जला देना, तो ये जो चीज़ थी ये बहुत ही गैर मामूली थी। पहला सवाल ये कि इन इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया। इवन अगर आम जो कल ISPR का रिलीज़ आया है कि हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया, तो एटलीस्ट पैरामिलिट्री रेंजेस तो वहाँ डिप्लॉय हो सकती थी। आर्मी ज़ाहिर है, आर्मी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अगर सामने मॉब आ रहा हो तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। अगर मॉब उन पर खुदा न खास्ता अटैक कर दे तो उनके पास गोली चलाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता फौज के पास। लेकिन पैरामिलिट्री वगैरह वहाँ से आप उसको उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर सकते थे और करना चाहिए था प्रोटेक्ट, क्योंकि देखें उसका नुकसान क्या हुआ। दुनिया भर में जो फुटेज गई, आपके यहाँ तो सोशल मीडिया पर पाबंदी थी, लेकिन दुनिया भर में जो फुटेज गई हैं, जो वीडियोज गई हैं, उसका असर जो है वो दुनिया भर में बहुत नेगेटिव हुआ है। बहुत ज़्यादा हमने पिछले 2 दिन में अपने आप को डैमेज कर लिया है। एज एन इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स नज़र आया, हमारे यहाँ रिट ऑफ द स्टेट नज़र नहीं आई, कहीं गवर्नमेंट तो कभी भी नज़र नहीं आती थी हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ जो है वो आप देखें जुडिशल कोलैप्स हमारे यहाँ नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में है कि ऐसा लग रहा है जैसे सिस्टम कोलैप्स हो गया है आपके यहाँ। अब इसको आपने रीबिल्ड कैसे करना है? तो इस सिस्टम को कोलैप्स जो है वो रिट जी हाँ देखिए किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से आपने इन चीज़ों को सही सिमत में कैसे ले जाना है। पाबंदी कभी भी मसले का हल नहीं होती। हमने माजी में देखा है कि पाबंदी लगाकर आप 2 ही काम होते हैं जब आप पाबंदी लगाते हैं। एक तो आप उनके सपोर्टर और ख़ास तौर पे पॉपुलर पार्टीज़ पे अगर आप पाबंदी लगाएं तो उसका नतीजा ये होता है कि या तो उनका वर्कर जो है वो हथियार उठा लेता है,
वो अंडरग्राउंड चला जाता है, वो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ शुरू कर देता है, तो आप लड़ते रहे फिर अब आप तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा के क्या हासिल करना चाहेंगे? आप इमरान खान अगर डिसक्वालीफाई हो गए तो आपने दरअसल पाकिस्तान की सबसे मकबूल लीडर को आपने नाअहल करार दे दिया। क्या हमने नवाज शरीफ की नाअहली से सबक नहीं सीखा? क्या हमने इससे पहले जो लोग नाअहल हुए थे उनसे सबक नहीं सीखा? हमने ये जो चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान में इन सालों में, इसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई पॉजिटिव वो नहीं किया। अब इमरान खान को आपने, अगर इमरान खान पे ट्रस्ट अल-कादिर ट्रस्ट का केस है तो बिल्कुल उन पे ट्रायल होना चाहिए, उनका ट्रायल होना चाहिए, उन्हें फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, और जितनी जल्दी ये फैसले हों उतना बेहतर है, और ये सबके केसेस में होना चाहिए। अब जिन्होंने हमले किए हैं, जिन्होंने जो कल एजिटेशन में रहे हैं, उनके सबूत हैं आपके पास, अगर आपके पास ऑडियो वीडियो सारी लीक्स मौजूद हैं तो इनको गैदर करें, इनका ट्रायल करें, इन्हें सज़ा दें, बजाय इसके कि इनको आप सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि इसके नतीजे में आप बस आए दिन गिरफ्तारियां करते रहें और सबको एक ही केस में बंद करते रहें। इस तरह हमने देखा है कि एक FIR कट जाती है और उस FIR में जो है लोगों को डाला जाता है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक FIR कटी थी, एक ओपन FIR कहलाती थी, वो फिरोजाबाद थाने में खुली हुई थी, और उन 11 सालों में सिर्फ उस FIR में जो है लड़कों को बंद कर दिया जाता था। ये तरीक़ेकार हमने आज वो सियासी जमातें जो बरसर इख्तिदार हैं, उन सियासी जमातों ने ये सब कुछ झेला है, उनको बेहतर बनाने के बजाय अगर आप वही अमल रिपीट कर रहे हैं तो दरअसल आप पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्रूव नहीं कर रहे। अब जैसे नैब के कल वज़ीर आज़म कह रहे थे, ये बात ठीक है कि अगर ये पुराना कानून नैब का मौजूद होता तो आज इमरान खान 90 रोज़ के लिए विदाउट वारंट जो है वो जेल में होते और कस्टडी में होते, कोई उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता था, कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता था, इसलिए कि उस वक्त कानून, तो वो जो कानून बना था वो बिल्कुल एक ड्रैकोनियन कानून था कि जिसमें आप 90 रोज़ के लिए उठा के किसी को बंद कर दें और उसकी ज़मानत भी ना हो सके। और हमने देखा है कि पिछले चंद सालों में नैब ने जिस तरीके से लोगों को उठा के उनके साथ उनके जिल्लत आमेज सलूक किया था उस दौर में, आप उस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते। सही। आप चलाएं, इमरान खान पे केस चलाएं, बिल्कुल चलाएं, अगर उनके खिलाफ सबूत हैं चलाएं, एक फेयर ट्रायल करें, उस फेयर ट्रायल में उसको। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके एक जुडिशरी के अंदर आप देखें ना, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, एक फैसला आया, एक 2 जजेस का फैसला आया, और होता नहीं है। देखिए, अगर आप इस तरह का 2-1 का भी फैसला आता है तो उस फैसले को रिलीज तीनों जजेस करते हैं। जब फैसला रिलीज होता है, ये नहीं होता कि दो जजेस जो है मेजॉरिटी जजेस, उन्होंने अपना फैसला रिलीज कर दिया और जो चीफ जस्टिस हैं उनका फैसला आया ही नहीं, और बाद में हमें प्रेस रिलीज से ये पता चला कि जी उन्होंने और बेंच ही तोड़ दिया, उन्होंने कहा नया बेंच बनेगा। अब ये सारी चीजें जो हैं ये कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं और डिस्ट्रस्ट क्रिएट करती हैं। तो मुझे लगता है कि पता नहीं अल-कादिर ट्रस्ट की वजह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वजह से। तो ये जो सूरत हाल है ये किसी भी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मजहर साहब, एक और सवाल भी है, और चूंकि आपने रिट ऑफ द स्टेट की बात की है ना, तो हमने देखा है कि माजी में भी बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं और दोनों अदवार में हुए हैं, इस हुकूमत के अदवार में भी हुए हैं और पिछले इमरान खान साहब के अदवार में भी हुए हैं। जब रिट दिखानी होती है स्टेट ने तो वो शेलिंग से, और 25 मई हमने देखा कि क्या हुआ, हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में सेरीना के पास और मार्गला रोड पे कोसार जो एक कॉम्प्लेक्स है उसके पास गेट्स लगा के वो इलाका सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया, पीछे सुप्रीम कोर्ट और वो सारा एरिया जो जब हुकूमत को रिट नहीं दिखानी होती है तो कराची वाला 12 मई हो जाता है। लेकिन इस दिन भी, अभी भी पहले दिन रिट नहीं थी। मतलब वैसे तो राणा साहब हमेशा प्रीएम्प्ट करते थे कि वहां से इमरान ने ऐलान किया तो यहाँ पर सब कुछ बंद हो गया, नफरी आ गई। इस दफा तो इस्लामाबाद में कुछ था ही नहीं, ना पिंडी में कुछ था, ना इस्लामाबाद में था, और दीगर भी इसी तरह जो कंटोनमेंट्स थे उनमें ही ये सारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस थी, वहां पर भी कुछ नहीं था। तो लोग तो अब इसको भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये अगर, मतलब चोर को तो नहीं हम कहेंगे ना कि तूने चोरी क्यों की, ये तो पुलिस का बनता है कि भाई पुलिस वहां खड़ी थी, चोर कैसे घुस गए। तो वो चाहे मॉब हो या जो भी हो सर, आर्मी का तो एक ऐसा, मतलब अब हम कहें बात करते हुए भी, अब खैर हमें तो टेंशन हो जाती है मेरे, लेकिन मतलब वो रोब और दबदबा होता है, वो तो सिर्फ ये थोड़ी है कि वहां पर एक आदमी खड़ा है। देखिए, आपके यहाँ हुआ ये
जो भी 2 दिन में हुआ है वो जिस तरह मैंने कहा रेट ऑफ द स्टेट का कोलैप्स किस तरह नज़र आता है। तो मियाँ वाली में देख लें आप, थाने पे अटैक हुआ, असला ले गया। अब सरकारी असले का गायब होना जो है ये बहुत ख़तरनाक होता है। वो सरकारी असला कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है और उसकी जब फोरेंसिक कराई जाएगी तो वो ये होगा कि जी ये सरकारी राइफल से फायर हुआ है। ये इतनी ख़तरनाक, और ये अगर दहशतगर्दों के हाथ पड़ जाता है तो वो बड़े आराम से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आप देखें ना, इन इंस्टॉलेशंस में घुसे भी दहशतगर्द ही हो। हम तो हुकूमत तो ये रट लगाई हुई थी कि दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते, तो हो सकता है ये सारे इनमें तखरीबकार और दहशतगर्द घुस गए हो तहरीके इंसाफ के वो मफलर पहन के। हमें तो कुछ नहीं पता कि कौन लीडर है। ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये पीटीआई का वर्कर है या नहीं है? जितने आप सवाल करती जाएंगे उतने ही सवालात जन्म लेते रहेंगे। आपने कभी किसी ने क्वेश्चन किया कि ये राजनपुर में पिछले कई महीनों से जो डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, डाकुओं के पास इतना जदीद असला कैसे आ गया, इतने रॉकेट लॉन्चर्स कैसे आ गए, कच्चे का इलाका भी वो भी इतनी एलएमजी जो सिर्फ जो है वो सरकार के पास होती है और वो भी पुलिस वालों के पास भी नहीं दी जाती एलएमजी, वो कैसे आ गई उनके पास? तोपखाना कैसे आ गया उनके पास? ये सारी चीजें कैसे आ गई? आप उनके खिलाफ ऑपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो मैं आपसे करूंगा कि भाई उनके पास ये असला आ कहां से रहा है? उनको सप्लाई कौन कर रहा है? वो सप्लाई लाइन कहां है? आप सोचें कि पिछले 4-5 महीने से एक एरिया में, और ये आज का नहीं है, ये सालों से चल रहा है, आप एक इलाके को सेफ नहीं कर सकते। ये आपकी स्टेट ऑफ द पुलिस है कि आप डाकुओं के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को कामयाब नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि आज के बाद राजनपुर में कभी ये नहीं होगा। आपकी मंसूबाबंदी नहीं है। यहाँ आप चले जाएं इस्लामाबाद जैसा शहर, इस्लामाबाद जैसे शहर को अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अगर वहाँ ऐसी इंस्टॉलेशंस को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे पाकिस्तान को? आप ये जो सर, अब इस पूरी सूरत हाल का इलेक्शन के पर क्या असर पड़ेगा? कौन सा इलेक्शन? जो कभी हो या ना हो, क्या 14 मई तो खैर नहीं होता अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। हम तो नहीं कह रहे, डेट तो उन्होंने। अब देखिए, अभी ये भी देखें ना, अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपको, अब ये सवाल तो अपनी जगह बनता है ना कि जिस फौज को आपने इलेक्शन में देने से माजरत की, उस फौज को आपने आज पूरे मुल्क में जो है वो उनको पावर्स दे दी, आधे से ज़्यादा मुल्क में। ये क्वेश्चंस जो है, क्या सुप्रीम कोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को बुला के पूछ सकती है कि जी कल तक जिस फौज को देने से माजरत की जा रही थी, वो फौज आज कैसे अवेलेबल हो गई इन जगहों पे जहां आपने लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर उनको हैंडओवर कर दिया उसमें? तो ये कैसे हुआ? अब ये वो चीज़ें, अब इलेक्शंस तो बहरहाल होने हैं, लेकिन अब ये पता नहीं ज़िमनी इलेक्शंस की कल तारीखों का ऐलान किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो कैसे होंगे? फिर आगे जाके आपने अगर आपने इमरजेंसी लगा दी, तो इमरजेंसी लगा दी तो आप 1 साल तक इलेक्शन जो है वो मुलतवी करने की तरफ भी जाएंगे। अब ये वो सारी चीज़ें हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको पॉलिटिकली जिसका फ़ायदा जो है वो तहरीक इंसाफ उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो कहेंगे कि इस इलेक्शन से भाग रहे हैं, और लगेगा भी, ये तासुर भी है। पिछले चंद महीने से तो यही तासुर हो रहा है ना कि वो पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इसलिए जो है कभी एक जो इस वक्त पीटीआई की सूरत हाल है, सारी लीडरशिप जेल में है। हाँ। क्या वो इस फायदे को ले सकेंगे? पब्लिक मूवमेंट तो अब उनकी जाहिर है रुक जाएगी। देखिए, पब्लिक मूवमेंट अगर रुक भी जाए तो क्या उनका वोटर जो है वो नहीं निकलेगा जब भी उसे मौका मिलेगा? 11 साल तक जनरल ज़िया ने पीपल्स पार्टी पर पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन जब उन्हें 86 में मौका मिला कि वो बाहर निकलें और बेनज़ीर भुट्टो आई, तो आप लाहौर में देखें कि लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो गया, जुलूस हुआ। 88 के इलेक्शन में अगर मैनिपुलेशन नहीं करती उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, तो 2/3 मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी को मिल जाती। तो लोग अब फिर भी इंतज़ार करते हैं वक्त का, और पीटीआई का जो सपोर्ट लोग वक्त का इंतज़ार करते हैं जी, उसी वजह से वो इंतज़ार करेंगे। जब उन्हें मौका मिलेगा, वो आएगा तो लोग निकलेंगे।
ऐसा ही मौका मिलेगा तो वोट डालेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मजहर अब्बास साहब नाज़रीन हमारे साथ थे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। और अब इसी सारे सिचुएशन पर कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी डिस्कस होने चाहिए और कुछ लीगैलिटीज़ भी ज़रा बात हो जाए, उन पर भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। टीरियन वाइट का जो केस है उसका फैसला का जिक्र मजहर अब्बास साहब ने भी किया, तो इस हवाले से इस सारी सिचुएशन पर डिस्कशन करने के लिए अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने। सर, जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, कौम के सामने है। हम सुबह अपने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र कर रहे थे कि ये ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स हैं जो बार बार आते हैं। हाउ शॉक्ड आर यू, क्योंकि आपने तो इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, भुट्टो साहब का भी मामला, बेनज़ीर साहिबा का भी मामला, इतने सारे मामले देखें, ये कितना ज़्यादा उन मामलात से मुख्तलिफ है या हम आगे बढ़ गए हैं अपनी जो इस तरह की चीज़ें हैं? इसमें जो एक मुनफरद बात है, पहले कभी नहीं इतनी कामयाबी से रियासत कर सकी और इस दफा उसने कर दिया और कर दिखाया। वो क्या? वो है कि एक क्राउड की एंट्रैपमेंट से मतलब है उसके लिए जाल बिछाया गया और उसको रास्ता दिखाया गया और उस सीधे रास्ते पे ले जाके उसको एक फन कर दिया एक्सपीरियंस। ये एक तो मैं आपको अर्ज करूं कि क्राउड की जो मेंटालिटी होती है, मैंने बहुत क्राउड देखी, मैंने लीड किए, मैंने उनको तशद्दुद करने से रोका भी है। मैंने एक बहुत बड़ी उस वक्त तक की सबसे बड़ी रैली इस्लामाबाद जो बुकरा ने लीड की और अवाम का एक समुंदर था। ये 16 जून 2008 इस रैली को मैंने डिस्पर्स किया। मैंने कहा घर जाओ। अच्छा, वहां पर लगा रहा थे नारा कि हमने आज ही धरना देना है और गवर्नमेंट को पलट के ही जाना। अब मैं सुप्रीम कोर्ट बात था, मैंने कहा कोई यहाँ नहीं धरना वरना होगा ना, हमारी तैयारी है, जून का महीना है और 16 तारीख है जून के वक्त। यहाँ कल सुबह, ये रात के वक्त, सुबह के वक्त, खैर के वक्त तकरीबन मेरा जलसा खत्म हुआ और मैंने आखिरी तकरीर की। मैंने उनको कहा कि यू हैव टू गो होम एंड नो ब्रेक इट, नोबडी इज पेइंग। घर जाओ, आपको बुला लेंगे, फिर अगर जज बाहर ना हुए फिर बुलाऊंगा, फिर आऊंगा। मेरी बड़ी तनकीद हुई क्योंकि ये इसमें एक मौका था जब दीवाने सदर पे कैप्चर कर सकते थे, वहाँ 1.5 लाख आदमी था, एक हम पार्लियामेंट हाउस पे कैप्चर कर सकते थे। मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस सदर, दीवाने सदर को आपने करना है तो ये तो रियासत जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपका वजूद ये खत्म करेगी। हाँ, वो इंट्रैपमेंट अब हमें इधर नजर आई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब जो इमरान खान साहब पर जो मुकदमे हैं उनमें कितनी जान आपको लगता है कि हैं? एक अल कादिर वाला मामला है, एक शरियान वाला मामला है, एक तोशाखाना, ये 3 बुनियादी मामलात पर अगर हम आपकी राय जाने। एक मिनट जरा उसमें शेक्सपियर का जी पिछली आर्गुमेंट में मिसाल आपको दे दूं जी। जूलियस सीजर में शेक्सपियर एक क्राउड को दिखाते, क्राउड एक आदमी के पीछे भाग है, सिविल वॉर, तवाइफुल मुल्की हुई है रोम में और खाना जंगी चल रही है और एक क्राउड जा रहा है पीछे एक सेनेटर के और सेनेटर आगे आगे भागता जा रहा है। वो कह रहे हैं मार दो इसको, सेनेका को मारो। अब वो जो भाग रहा है बंदा, वो सडनली कहता है ये सेनेटर सेनेका लगे, मैं तो सेनेका नहीं हूँ। वो मुड़ के उनको कहता है, मुड़ के खड़ा होकर कहता है मैं वो सेनेका नहीं हूँ, मैं तो हूँ सेनेटर दी पोइट, सेनेका दी पोइट, आई एम नॉट सेनेका दी सेनेटर। वो क्राउड रुक जाता है, एक दूसरे की तरफ देखने लगता है, ही इज नॉट सेनेका द सेनेटर, ही इज नॉट सेनेका द सेनेटर। एक आवाज से he is Seneca the poet, kill him for his bad verses. शायरी वो मार देते हैं वो उसका जोश आता है। अब ये मैडनेस, ये क्राउड मैडनेस को बड़े तरीके से इस्तेमाल किया गया कि 2-3 आदमी, मुश्किल क्राउड हो चेयरिंग क्रॉस लाहौर पे, पर 2-3 आदमी कह दें चलो जी कमांडर दिखा अब चल पड़ेगी। और उनको जिस सहूलत मुहैया की गई तो उन्होंने जिना हाउस को पाश कर वही वहाँ सिपाही मौजूद, सिपाही उसमें कोई
बंदूक नहीं ताली, कुछ नहीं। हाँ। और उससे सब लोग हट जा चुके थे। तो ये एंट्रैपमेंट हुई। सही, बिल्कुल सही। अब केसेस पे अगर हम वो अवैस वाले सवाल पे दोबारा आए कि टेरियन वाइट, तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट, इन केसेस में आप इनकी नाअहली या ये जो सारी सूरत हाल बनी वायलेंस की, वैंडलिज्म की, एंट्रैपमेंट की जो आप कह रहे हैं, इसमें पार्टी की कलदमी, ये चीजें देख रहे हैं आप या नहीं देख रहे? बहुत कुछ देखता हूँ। ये क्लियर हो गया कि नवाज शरीफ नवाज शरीफ यानी PDM, फिर अदलिया और फौज, अदलिया की जो ये बीच में मुतहर्रिक ग्रुप पैदा हुआ है जो चीफ जस्टिस के खिलाफ है, वो उमर अता बजाज, इनमें इस किस्म का हुआ है अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग जो है, मैं नहीं कहता कोई मुलाकातों में कोई साजिश हुई है, पर एक अंडरस्टैंडिंग है कि इमरान खान को हमने अब नहीं आने देना, एलिमिनेट। अब इस चीज में जो इशू है वो ये है कि अब आप देखें किस्म दरीसी हर एक के सामने उसकी कॉन्डक्ट आ जाती। एक तरफ ये कह रहे हैं, ये ग्रुप कहता है कि 4-3 का फैसला था, 3-2 का फैसला नहीं। अब ये झगड़ा कभी हुआ ही नहीं जुडिशरी, इस तरह का ये इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की कि 3-2 का वो 5 नंबर बेंच जिसने फैसला सुनाया और चीफ जस्टिस से अदालत ने फैसला बताया, और पहला उसका जुमला था, भाई ये 2/3 मेजॉरिटी वी आर गिविंग दिस जज जी, 2 into 3 मेजॉरिटी। अब वहाँ जो जज मौजूद नहीं थे उस बेंच के अनाउंसमेंट जज में, उनको आप ऐड कर रहे हैं और कह रहे 7 जज थे और 4-3 का ये 2 जजों को निकाला नहीं जा रहा। हालांकि उन्होंने बहस नहीं सुनी, वो बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने लगा एक फैसला लगा फैसला कि आप कहते हैं 1+1+1+1 4 हो। अब इसमें आए जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट जी, इसमें 1+1 2 हो गए। फैसले को सुनाने में, फैसले को तरतीब देने में अगर कोई प्रोसीजरल गलती भी हुई है, पर 2 ने अपना फैसला सुना दिया, 3रा बाउल है। अब वहां आप कहते हैं ये सुनाने में जो गलती हुई है और ये जो लगा फैसले आ रहे हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ता। हम चाह रहे हैं एक मरतबा हमने एक ही दिन फैसला सुनाया हो या ना सुनाया, हम चाह यहाँ आके आप क्या ये यहाँ पर अलग अलग होगा। बिल्कुल हाँ, अलग अलग हो गए जी। तो ये इसमें मैं तो समझता हूँ फैसला आ गया और उसी बुनियाद पे आया जो लोग जिस बुनियाद पे ये कहते हैं कि हमने 4-3 का किया, तो अब यहाँ 2-1 का फैसला हो गया। हुकूमत के लिए दुश्वारियां आ रही है, जो वो ये आ रही है कि हुकूमत एक तरफ तो कहती है हमने नायब ऑर्डिनेंस में जो तस्वीर कर रही थी और तरामीम कर दी थी, वो तो हमने सुना दी है, वो तो नया ऑर्डिनेंस आ गया, वो एक्ट बन गया है, 10 दिन भी पूरे हो गए, वो एक्ट बन गया। अब उधर वो कहते हैं ये एक्ट बन गया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इमरान खान को उस एक्ट का बेनिफिट नहीं देती तो फिर इसका मतलब है गवर्नमेंट मुत्तफिक है, सहमत है कि हम कि वो जो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो सस्पेंड किया है वो उसका एक लिहाज से जायज हक है। वो अगर सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया है, पर हम समझते हैं हम एक्ट बन गया, हम तो कहते हैं एक्ट तो बन गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की सस्पेंशन इसमें वैलिड नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट की सस्पेंशन वैलिड नहीं है, एक्ट बन गया। अगर एक्ट बन गया है तो आप उसको एनफोर्स करो, उसके तहत तरामीम के तहत। अगर आप कहते हैं कि एक्ट बना, सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ, जायज तौर पर सस्पेंड किया, तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि हमारा जो वक्फ भी है वहाँ वो कि हमने अमेंडमेंट की है तो वो गलत है।
बिल्कुल सही है। तो कैच 22 सिचुएशन हो गई, बिल्कुल कैच 22 हो गई है। 14 मई अब अप्रोच कर रही है, देखना ये है कि क्या 14 मई को इंतखाबात होंगे तो फिर कैसे होंगे अगर आधी ऑपोजिशन जो है वो अंदर, बल्कि पूरी ऑपोजिशन अंदर है। ऑपोजिशन जमात सिर्फ एक है इस वक्त मुल्क में और वो है तहरीक इंसाफ की। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि 14 मई के हवाले से चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने ये कहा कि मेरा फैसला मौजूद है, हमने तो फैसला दे दिया, ये मौजूद है और हमारे पास और ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद स्पेकुलेशंस होनी शुरू हो गई कि शायद बंदयाल साहब रिजाइन ही कर दें क्योंकि वो उसको उस तरह से इंप्लीमेंट शायद ना करा सकें। आपको भी ये लगता है कि इतना पावरफुल पोजीशन पे बैठा आदमी वो इतना बेबसी की तरफ चला जाएगा और वो रिजाइन का सोचेगा ऐसी सिचुएशन में? देखो शिफा, बात यह है कि मैं तो ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया उस पर अमल दरामद होना ही हो। मैं पहले से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि 14 मई या जो भी सुप्रीम कोर्ट ने रियायतन उसके बाद तारीख दी, वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हट जाए, अपना हाथ उठा दे, उस पे अमल दरामद होना ही हो। नो अदर कोर्ट ऑफ कॉन्डक्ट इज लेजिटिमेट। कोई और दीगर कार्रवाई या रास्ता उसको नहीं ओवरलूज कर सकता, उसको पर अमल करना है। अगर अमल ना हुआ तो सारा तमाम एवरीथिंग विल बी इलीगल और वो होती जाएगी इलीगल। उसको एक दिन ये आएगा कि खुद काजी फाइल भी था आके उस पर अमल दरामद कराए। ये सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इनकी एक मेमोरी होती है, हाथी की तरह की मेमोरी। इनको पता है हमने जो फैसला दे दिया वो फाइनल है, उससे कुछ नहीं हो सकता। एवरी अदर कोर्स टेकन इज इलीगल। लेकिन सर 14 तो इलेक्शन नहीं होते 14 को तो ना, तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब के पास ऑप्शन क्या क्या है? तो मैं 14 बोलो, मैं पहले कहता हूँ 14 तो खत्म हो गई ना जी। 14 को आप इतने पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टाफ, कुछ नहीं हो सकता। इलेक्शन में आईन की बड़ी खिलाफ वर्जी की है और उस इलेक्शन कमीशन पे तो बिल्कुल फौजदारी मुकदमा बनता है उनके मेंबर्स पे और चीफ इलेक्शन कमीशन। और इसके जो अब सूरत हाल ये हुई है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बड़ी मुतमईन है। उन्होंने वो एक्ट करके जो लीडरशिप इनकी एक्टिव एनर्जेटिक लीडरशिप है तरीके इंसाफ की, वो सारे मुल्क में उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। और वो आजकल तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग कितनी होती है, सबके चेहरे आ गए होंगे और उन्होंने उनको उठा लेना। अब उठा के उनको वो अंदर भी रखेंगे कुछ करना और उठाएंगे भी। अब वो एंटी टेररिज्म एक्ट लगा रहे हैं, ये वो उसको दिखाएंगे तुम्हारी ये वीडियो है, तुम ये सब फरमा रहे हो शीशे के अंदर ये। तो इसलिए ये एक इन्होंने बड़ी बहुत ही क्लेवर की है स्ट्रेटजी। बिल्कुल और मजबूर होगी सीटीआई काफी ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। तो एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हम अब बात करेंगे पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से बहुत बड़े, बल्कि सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की, और वहाँ पर गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप जो है एक प्रोग्राम शुरू हुआ है। अब ये प्रोग्राम क्या है और वहाँ के नौजवानों को किस तरह से ये फ़ायदा पहुँचाएगा, हुकूमत की इसमें कितनी मुआवनत होगी और क्या जो प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व है वो कितनी मुआवनत करेगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़रा अज़ीम शाह साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। जी। और फ़रा के साथ उमर फारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं या कर लेंगे, जो कि गूगल करियर स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट जो है उसको उसके रूह रवां है, उसको देख रहे हैं, उसकी टीम में शामिल है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। पर सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। देखिए बलूचिस्तान ओवरऑल जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं कि एक ऐसा सूबा है कि जिसकी तरफ हमारी नज़रें कम जाती हैं, लेकिन वहाँ पर काम बहुत सारे ऐसे हो रहे होते हैं जो कि आने चाहिए। ये काम क्या है? और आपको मैं यहाँ ये भी बताऊँ कि अब पिछले 1 साल से बहुत से ऐसे मार्के मैं कहती हूँ कि हमने तय किए हैं, सर अंजाम दिए हैं, जिनको हाईलाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जिस तरीके से आपने गूगल जो सर्टिफिकेट एक प्रोग्राम है हमारा स्कॉलरशिप का,
इस पे बात करने से पहले अगर 1 मिनट आप मुझे दें कि जो एक मौजूदा सूरत हाल पूरे मुल्क में चल रही है और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, इस पे देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं अपनी पाक फ़ौज के सब्र को सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक हकीकी तर्जुमान होने का सबूत दिया है कि इतने पुरतशद्दुद वाक़यात आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, जो हमने शायद 75 साल जो पाकिस्तान की तारीख़ थी इसमें कभी नहीं देखे, लेकिन फिर भी उन्होंने हथियार नहीं उठाया और ये बता दिया है कि वो सिर्फ दुश्मन के खिलाफ हथियार उठाते हैं, अपनों के खिलाफ नहीं। जिना हाउस जैसी और जिना हाउस जैसी जगह। और फिर आप ये देखें कि मतलब अगर आप, हमारी फ़ौज है ना, ये वही फ़ौज है जिसने हमें इराक और लिबिया बनने से बचाया है। तो मेरा इस प्रोग्राम के थ्रू तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश भी है, ये पैगाम भी है, ये नसीहत भी है कि अपनी पाक फ़ौज की इज़्ज़त करें, अपने मुल्क की हिफाजत करें, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, नहीं तो हमारा नामो निशान भी मिट जाएगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। उमर फारूक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी। और उमर फारूक साहब जो हैं वो टेक वैली के सरबराह हैं और वो गूगल सर्टिफिकेट जो हमारा ये शुरू हुआ है, इसका बड़े कामयाबी से पिछले दिनों जो है MOU साइन हो चुका है। और देखें, हमारी गवर्नमेंट का ये विजन है कि डिजिटल बलूचिस्तान अब तो पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ जा रहा है, सारी दुनिया आप देख रहे हैं। तो हमारे बलूचिस्तान में हमारी जो यूथ है उसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी आ चुकी है। उनको क्या ज़रूरत है? सपोर्ट की, और उन्हें प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो इसके थ्रू अभी ये है कि 1000 स्कॉलरशिप जो हैं वो हमने एक MOU साइन किया है, जिसके थ्रू आपको डिजिटल ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो प्रोग्राम्स होंगे, इसमें एक बहुत अहम बात मैं आपको, देखें, डिजिटल ट्रेनिंग तो होगी, आपको IT से रिलेटेड बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, उसकी ट्रेनिंग भी होगी, सर्टिफाइड भी आप होंगे, लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबल यूजेज ऑफ द इंटरनेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जिम्मेदारी के साथ इसको इस्तेमाल करना, इसकी भी ट्रेनिंग इसमें शामिल, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, हम उमर फारूक साहब से अस्सलाम वालेकुम उमर साहब जानते हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम शिफा, गुड टू सी यू गाइस ऑन 92 न्यूज़। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम जॉइनिंग you guys on 92 News जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड वेलकम टू 92 उमर साहब, बताइए इस प्रोग्राम की डिटेल्स क्या है, ये स्कॉलरशिप किनको दी जाएगी और किस क्राइटेरिया के तहत दी जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, और मैं स्पेशल सलाम टू मैडम फरा आल्सो। ये प्रोग्राम जी हमने लॉन्च किया कोई लास्ट मंथ, वी वर इन बलूचिस्तान एंड वी हैव साइंड अ MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, जिसमें हमने 1000 स्कॉलरशिप्स दिए हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट को। ये स्कॉलरशिप्स मोस्टली फोकस करते हैं 18 ईयर्स एंड अबव, और इसमें मोस्टली ख्वातीन को हमने फोकस किया है। और आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि ये पूरे पाकिस्तान में हमने ये स्कॉलरशिप्स लॉन्च किए हैं, ऑल द वे फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान टू कराची, विद स्पेशल फोकस ऑन अंडर सर्व्ड एरियाज। और उसमें द रिस्पॉन्स दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम बलूचिस्तान was amazing। हमने दिए तो 1000 स्कॉलरशिप्स हैं, जबकि जरूरत वहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है जो हमने इंशाल्लाह अचीव करना है। और मैं आपको, मुझे बताते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि अब इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है और कोई अगर क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप को हासिल करने का तो वो बता दीजिए। और स्टूडियो में प्लीज हमारे प्रोड्यूसर्स आवाज दे दें प्लीज। जी, इसका जो क्राइटेरिया है जी कि वी वांट के एज वाइज दीज एप्लीकेंट्स नीड्स टू बी 18 इयर्स एंड अबव। उनको 18 साल से और उनको कोई खास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, सिवाय इसके कि उनके पास एक वर्किंग इंटरनेट हो, उनके पास लैपटॉप हो, और दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स। क्योंकि जॉब्स इस वक्त जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये जो गूगल ने जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया है तो ये वो जॉब्स हैं जो पूरी दुनिया में जिनकी डिमांड है। आपको मैं जैसा बताऊं कि जो स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं उनमें साइबर सिक्योरिटी, बिग डाटा, ई-कॉमर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, IT सपोर्ट, ये वो सर्टिफिकेशंस हैं जिसको अगर एक बच्चा या बच्ची बलूचिस्तान में भी बैठ के ये स्कॉलरशिप लेता है तो वो एक ग्लोबली सर्टिफाइड होता है, और दे आर एम्प्लॉयबल थ्रू आउट द कंट्री एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये वो फ्यूचर की स्किल्स हैं जो कोर्सेरा के साथ, आपको पता है पाकिस्तान में जब भी इस तरह का ग्लोबल प्रोग्राम आता है उसके लिए बड़े चैलेंजेस होते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं, उसके साथ इंटरनेट के चैलेंजेस हैं, उसके साथ साथ आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होते हैं एनरोल करने के लिए, उसके बाद एग्जाम्स के लिए आपको क्रेडिट कार्ड और USD में पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। ये सब चीजें गूगल ने अपने जिम्मे ले ली थ्रू टेक वैली एंड गूगल। और अगर जो आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं इस वक्त, जबरदस्त,
मैं इस चीज के ऊपर encourage करूंगा कि वो www.techvalley.pk/GCC पे जाके इनरोल करें। वहां पे आपको सारी डिटेल्स इसके हवाले से मिल जाएंगी और ये 100% फ्री प्रोग्राम है और बलूचिस्तान की तरफ भी जाते हैं। जी 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 हाँ, अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो अब जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है वो किस तरह से इस प्रोजेक्ट में आई और वो अब क्या मुआवनत फराहम करी है, किस तरह से वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? इंटरनेट अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो एक बहुत बड़ा इशू रहा है। हाँ, बहुत बड़ा इशू है बिल्कुल बलूचिस्तान में। इस पे भी हम चाह रहे हैं और तवज्जो भी दी जा रही है कि 4G को जो है उसको हम यकीनी बनाएं बहुत सारे इलाकों में। अब देखें, इससे इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। किस तरीके से कि आप घर बैठे, हमारे जो ख़वातीन हैं, आपको पता है हमारे इंटीरियर बलूचिस्तान में एम्ब्रॉयडरी वर्क है और बहुत सारे इस तरह के हमारे ट्रेडिशनल वर्क हैं जिनको एक्सेस हमने देनी है इंटरनेशनल मार्केट्स तक। तो वो आप घर बैठ के अपने लैपटॉप पर, और उमर साहब ने लैपटॉप की बात की तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो लैपटॉप भी तकसीम कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छा, मैं समझती हूँ कि इससे बहुत आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिजल्ट होगा कि आपका तो एक डिजिटल एजुकेशन, इसके साथ साथ हम जो रिक्वायरमेंट है आपके लिए टूल्स जो चाहिए उनकी फराहमी कि वो फैसिलिटेट करें हम अपनी आवाम को, अवेयरनेस भी उनको दें और इसके साथ साथ उनकी एक्सेस हो इंटरनेशनल मार्केट्स तक। अच्छा, अब इसमें चूंकि 1000 स्कॉलरशिप्स हैं, ज़ाहिर तादाद तो कम है, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूंगी। आपने बड़ा अच्छा किया कि 1000 स्कॉलरशिप का कह दिया। अब जिस तरीके से ई ऑफिस हम बलूचिस्तान में मुतारिफ करवा रहे हैं कि जिस तरह पेपरलेस, आपको पता है कि एनवायरनमेंट है और आ रही है, पूरी दुनिया में आ चुकी है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी आए और स्पेशली बलूचिस्तान में भी आए। तो अब उसके लिए आपको पता है कि हमें बहुत ज़्यादा ऐसे हमें चाहिए होगी, लोग चाहिए होंगे जो ट्रेंड हों। तो ये 1000 स्कॉलरशिप उमर साहब को मैं कहूँगी कि काफ़ी नहीं है बलूचिस्तान के लिए। अगर इसको आज ही वो खुशखबरी हमें सुना दें, 1000 और हमें दे दें तो ये बहुत अच्छा होगा बलूचिस्तान। बात तो सही है मैम आपकी, 1000 कम है। बिल्कुल जी, ये मैं इंशाल्लाह, ये मैडम को मालूम भी है कि गूगल की टीम पाकिस्तान आई हुई थी और हम लोग मिले भी हैं उनसे और हमारी उनसे बातचीत भी चल रही है और इंशाल्लाह ये हम खुशखबरी बहुत जल्द देंगे कि हम इंशाल्लाह इसको डबल करेंगे। लेकिन हम बस कुछ फाइनल अप्रूवल्स में हैं। हम बलूचिस्तान में अपना ऑफिस भी खोलेंगे और बलूचिस्तान के साथ एक स्पेशल कमिटमेंट हमारी है इंशाल्लाह। और ये जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को मैं इंशाल्लाह अश्योर करवाता हूँ कि विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद द सपोर्ट ऑफ गूगल टेक वैली, इंशाल्लाह ये हम डबल करेंगे। इसमें बस हमें थोड़ा सा और टाइम रिक्वायर्ड है और हमें वहां से एक सक्सेसफुल इम्पैक्ट नजर आना चाहिए। आपको जैसा मालियत कितनी है सर? अगर ये इस वक्त आप ये स्कॉलरशिप जाके आप खुद एज अ प्राइवेट सेक्टर के तौर पे आप लेना चाहें तो इट वेरीज बिटवीन $250 to $500। ये आपको $250 से $500 के दरमियान में एक स्कॉलरशिप पड़ता है जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, पर एक तो ये पार्टनरशिप हो गई गूगल की जो कि 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। अब इसके अलावा और क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि खास तौर पर इसी एजुकेशन के मामलात में, टेक्नोलॉजी के मामलात में नौजवानों के लिए किए जा रहे हैं? जी अच्छा, एजुकेशन के हवाले से तो हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं क्योंकि यू नो कि एजुकेशन के अलावा तो आप कम्पीट ही नहीं कर सकते और चारा ही कोई नहीं है। तो इसके साथ साथ लड़कियों की तालीम, इस पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और अवेयरनेस जो है वो भी लोगों को दी जा रही है कि बिल्कुल बराबरी के उस पर कि लड़कियों की भी तालीम बहुत ज़रूरी है और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, देखें, हेल्थ एंड एजुकेशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आपका स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा 34वां जो एक गेम्स है, नेशनल गेम्स है, उसका भी आगाज़ हो चुका है और बड़ी कामयाबी के साथ आपने देखा था कि हमारा जो क्रिकेट मैच भी हुआ था बलूचिस्तान में। तो हम चाहते हैं कि हम अपने हॉस्पिटल्स को वीरान करें और हम अपने जो खेलों के मैदान हैं उन्हें आबाद करें। तो एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स, ये 3 ऐसी अहम जो चीज़ें हैं उस पर हम तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा, अब यंगस्टर्स जो है वो, और यहाँ मैं एक और आपको एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे रेकोडिक का आप लोगों ने देखा जी, कि बहुत बड़ा माहिदा जो बलूचिस्तान इज अ ट्रेजर फॉर पाकिस्तान। और अगर हम वहाँ एक्सप्लोर कर लेंगे बलूचिस्तान को तो मेरे ख्याल से हम एक वेलफेयर स्टेट बन सकते हैं। तो ये भी लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, मैं फिर दोबारा ये रिक्वेस्ट करूंगी कि पाकिस्तान को तरक्की करने दी जाए, अपने मफाद को एक साइड पे रखें और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचें। वो जो बलूचिस्तान एक ट्रेजर है और फिर जो नौजवान है वो एक ट्रेजर है, वो जो कॉम्बिनेशन बनता है। आपका 60% यूथ है पाकिस्तान में, आप ये भी देखें ना। बिल्कुल, और उस यूथ का ये है कि उसको अपॉर्चुनिटीज
बाज़ औक़ात उस तरह से नज़र नहीं आती हैं। अब हुकूमतें बहुत सारे काम भी कर रही होती हैं, लेकिन हुकूमतें उसको प्रॉब्ली उस तरह से नहीं उन तक पहुंचा सकती, तो उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन अब हमारी हुकूमत तो बहुत ज़्यादा वेल फोकस्ड है और चीफ मिनिस्टर की जानिब से अपनी टीम को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी अपने घरों में नजर ना आए, कोई भी सिर्फ कोयटा में नजर ना आए, तमाम बलूचिस्तान में फैल जाएं और अवाम जहाँ जहाँ भी मुश्किलात का शिकार है उनकी मुश्किलात को देखें, सुने और उनको ओवरकम करने की ज़रूरत है और उसको ओवरकम करें। और एक और चीज़, 3 मेडिकल कॉलेजेस, ये मैं आपको बताऊं, पहले हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, आ चुके हैं हमारे बलूचिस्तान पे। हेल्थ पे एक और प्रोग्राम आप कीजिएगा बलूचिस्तान में, जो हमने बहुत ज़्यादा अहम इक़दाम किए हैं। तो पहले एक बोलान मेडिकल कॉलेज ही था, अब 3 नए कॉलेजेस वहाँ पर बन चुके हैं। ये है वो चीज़ें जो कि हाईलाइट होनी चाहिए स्पेसिफिकली मीडिया के थ्रू खास तौर पर। बिल्कुल, और वो नीड हमेशा रहती है, स्टूडेंट्स की भी नीड रहती है और उनको आगे दुनिया में भी जाना है, उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो जब तक वो वेल रेड और वेल एजुकेटेड नहीं होंगे वो आगे जाके कर नहीं सकेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फराजीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, और फारूक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।